आज मिलिट्री ट्रेनिंग ग्राउंड्स में एडवांसमेंट एग्जाम डे था। एक दमदार और थका देने वाला टेस्ट जहां सिर्फ बेस्ट लोग ही आगे बढ़ सकते हैं। बाकी लोग मजाक कर रहे थे, घबरा रहे थे या लड़कियों को पटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किम मिनजुन पूरे ध्यान से तैयार खड़ा था। एकदम नया लड़का था, अभी साल भी पूरा नहीं हुआ था सर्विस में। किसी ने भी ज्यादा उम्मीद नहीं की थी उससे, लेकिन जैसे ही असली टेस्ट शुरू हुआ मिनजुन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। एक हट्टा कट्टा इंस्ट्रक्टर जिसे कोई हिला तक नहीं पाया था, उसे 10 मीटर तक धक्का मार दिया। रबर बुलेट्स के बीच ऐसे भागा जैसे बच्चा खेल रहा हो। एक भयंकर डंजन रन को सबसे पहले बिना थके चुपचाप और पूरा प्रो की तरह पूरा कर दिया। मिनजुन बस रैंक बढ़ाने नहीं आया था, वो तो सबकी बजाने आया था। यहाँ तक कि सन यूनो जो जनरल की बेटी थी और अपनी पूरी क्लास की नंबर 1 रिक्रूट, वो भी मिनजुन से पीछे रह गई। उसने भी हर टेस्ट पास किया, शानदार नंबर लाए, लोगों को अपनी परफेक्ट एजिलिटी से इंप्रेस किया, लेकिन हर बार जब वो कुछ करती मिनजुन उससे आगे निकल जाता और तेज और ज्यादा ताकतवर। उसे शो ऑफ करना नहीं था, लेकिन सबका ध्यान वही खींच रहा था। और जब सबको होश आया तब तक तो वो सबसे आगे निकल चुका था, बाकी सब उसके पीछे धूल फांक रहे थे। मिनजुन इतना ज्यादा तगड़ा है, उसकी एक बड़ी वजह है, वो असल में एक डार्क मेज है जो दूसरी दुनिया को बचाकर वापस धरती पर लौटा है। और वहाँ क्या हुआ था, वो किस्सा कुछ ऐसा है। मिनजुन ने सालों तक इसगार्ड नाम की दुनिया से ईविल को साफ किया, आखिरकार वहां शांति लाई, लेकिन उसे किसी ने थैंक यू तक नहीं कहा, क्योंकि वो एक कर्स्ड मेज था जो अंधेरे की ताकतों से खेलता था। जब उसका काम पूरा हो गया तो आखिरकार वो उस गॉडेस से मिला जिसने उसे वहां बुलाया था। उसने अपना वादा पूरा किया, खतरा मिटा दिया। अब गॉडेस की बारी थी कि वो उसे उसके घर भेजे। गॉडेस चाहती थी कि वो थोड़ा और रुके, लेकिन मिनजुन अब और उसका कोई काम करने को तैयार नहीं था। अब वो सिर्फ अपने कोरियन फ्राइड चिकन को मिस कर रहा था और उसके स्वाद के लिए तरस रहा था। गॉडेस को फ्राइड चिकन या इंटरनेट के बारे में कुछ नहीं पता था, तो वो उसे वैसा कुछ दे ही नहीं सकती थी। आखिरकार उसने उसे भेजने का फैसला किया। टेलीपोर्टेशन सर्कल चालू किया और गॉडेस ने वो प्रोटेक्शन हटा दी जो उसे रोकती थी उस पर पावर यूज करने से। फिर अगला स्टेप था कि मिनजुन की डार्क पावर्स को छीन लिया जाए, लेकिन मिनजुन पहले से ही रेडी बैठा था। उसने गॉडेस को धोखा दिया, अपनी पावर्स अपने पास रखी और खुद का बनाया हुआ पोर्टल खोलकर उसमें कूद गया। जाते जाते उसने गॉडेस को सीधा मिडिल फिंगर दिखाया और वो गायब हो गया, पीछे छोड़ दिया एक चिढ़ी हुई, गुस्से में भरी बेबस गॉडेस को। जैसे ही वो अपने कमरे में लौटा, सबसे पहले उसने अपना फोन उठाया। जो कुछ उसने डंजन पावर फाइटर में झेला था, उसके बाद अपने फोन को पकड़ना ही लग्जरी लग रहा था, लेकिन जल्दी ही उसे लगा कुछ गड़बड़ है, न नेटवर्क है न इंटरनेट। इधर एक आर्मी यूनिट एक रेड के लिए तैयार हो रही होती है। टीम वाले कॉर्पोरल चॉय इन्हो से पूछते हैं कि ऐसे मिशन के लिए नॉर्मल सोल्जर्स क्यों भेजे जा रहे हैं। इन्हो भी कुछ नहीं जानता था, तो वो कहता है, भाई हम तो बस ऑर्डर्स मानते हैं, पूछना है तो ऊपर वालों से पूछो। फिर वो इशारा करता है और सारे सोल्जर्स एकदम सिंक में मूव करते हैं। इधर मिनजुन को वापसी किए 2 साल हो चुके हैं। एक बात जो अब भी उसे गुस्सा दिला देती है, उसका फोन ऑटो सिंक की वजह से अभी भी चालू है, लेकिन बात करने के लिए कोई है ही नहीं। वो बाहर निकलता है और देखता है कि न वाईफाई है न दुकानें खुली हैं, सब सुनसान पड़ा है। तभी आर्मी यूनिट उसे चलते हुए देखती है, वो भी बड़ा आराम से मुंह चलाता हुआ, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो बोल रहा था, इस गार्ड तो सच में एक गंदा सा पिंजड़ा था। सोल्जर्स सोचते हैं ये बंदा रेस्ट्रिक्टेड एरिया में क्या कर रहा है। वो उसे आवाज देते हैं। मिनजुन पहले चौंकता है, फिर सोचता है शायद ये नए लड़के हैं। वो कहता है, चिंता मत करो, मैं बस निकल रहा हूँ। लेकिन तभी सोल्जर्स चिल्लाते हैं, एक भयंकर सा वुल्फ उसी की तरफ दौड़ता आ रहा होता है। मिनजुन धीरे से घूमता है और उस क्रीपी से जानवर को आते देखता है। सारे सोल्जर्स उसे चिल्ला चिल्लाकर डॉज करने को कहते हैं, लेकिन मिनजुन बिल्कुल भी घबराया नहीं। वो गुस्से में बोलता है, अभी ये घटिया मट कहाँ से आ गया, एक पंच भी झेल नहीं सकता और मुझे तंग कर रहा है। वो अपनी पावर यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता, एक छोटी सी चमक तक नहीं आती। अब उसके पास एक ही तरीका बचता है, उस वुल्फ को हाथों से रोकना, और वो वही करता है। उसे पकड़ता है और जोर से जमीन में दे मारता है, जैसे कोई बड़ा काम ही नहीं किया हो। सारे सोल्जर्स की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, जमीन में सीधा गड्ढा बन जाता है। वो सब हक्के बक्के रह जाते हैं इतनी तगड़ी ताकत देखकर। मिनजुन उस वुल्फ को आंखों में घूर कर देखता है और बोलता है, मैं कोई लूजर नहीं हूँ, चाहे मेरी डार्क पावर्स ना भी हों, मैं किसी घटिया जानवर से हार मानने वाला नहीं। उसे अचानक वो वॉरियर याद आता है जिसने उसे पहाड़ उठवाए थे, जानवरों की तरह ट्रेंड किया था। उस ट्रेनिंग की याद आकर उसे थोड़ी इसगार्ड की फीलिंग आने लगती है। फिर वो सोचता है, ऐसा मॉन्स्टर यहाँ कर क्या रहा है। वो सोल्जर से पूछना ही चाहता है, लेकिन देखता है कि वो सब तो पहले से डरे हुए हैं। बाद में जीप में सारे सोल्जर्स बात कर रहे होते हैं, भाई इस बंदे ने उस वुल्फ को ऐसे पटका जैसे उस पे उधार था। एक और बोलता है, ये जो किया है ना, इससे तो जेल भी हो सकती है। लेकिन उनका कमांडर पहले ही बोल चुका था, इस बंदे से पंगा मत लो। तभी एक सोल्जर उससे पूछता है, भाई तुझे सच में कुछ पता नहीं कि दुनिया में क्या चल रहा है। मिनजुन हल्के से हंसता है, भाई मैं इस जगह से नया हूँ। असल में वो अपने अदर वर्ल्डर होने की बात छुपा लेता है। उसे खुद भी शक है, क्या ये वही कोरिया है जिसे वो जानता था। उसे याद आता है जब वो 7 साल का था, पहली बार डंजन्स आए थे और साथ में आए थे खतरनाक मॉन्स्टर्स।
उसने देखा था कैसे सोल्जर्स उनसे लड़ रहे थे, लेकिन फिर पैदा हुए थे ऐसे लोग जिनके पास आम इंसानों से ऊपर की ताकत थी, जिनको कहा गया अवेकेंड। ये अवेकेंड लोग और हंटर कॉप्स मिलकर मॉन्स्टर मारने में जुट गए। तो जब तक मिंजुन को उस घटिया गॉडेस ने बुलाया था तब तक सब कुछ ठीक ठाक था। अचानक उसे डंजन पावर फाइटर की याद आती है और वो सिग्नल चेक करता है। तभी उसे लगता है कि सर्वर पूरी तरह से मरा नहीं है। वो गुस्से से भर जाता है, इतनी मेहनत की, इतना सब झेला और फिर भी यही गड़बड़। उधर स्पार्की गेम खेलने के लिए मरा जा रहा है, पर जब नेटवर्क नहीं चलता तो गाली देने लगता है। एक सोल्जर सोचता है ये बंदा झूठ बोल रहा है, कुछ न कुछ तो छुपा रहा है, लेकिन जब उसने उसकी ताकत देखी तो डर गया। इस बंदे के पीछे कोई बड़ी कहानी है। तभी स्पार्की बोलता है भाई अब भी गेम डेवलपर जिंदा है। फिर पूछता है लोग सेफ निकल पाते हैं, गेम कंपनीज में जॉब्स अब भी मिलती हैं। फिर बोलता है बिल्डिंग्स भी सब बर्बाद हो गई क्या, सर्वर स्टोरेज भी उड़ गए क्या। वो डिटेल्स खंगाल रहा होता है कि ऐसा हाल क्यों है सबका। सोल्जर खुश होकर बोलता है भाई मैंने यूनिवर्सिटी में मॉन्स्टर थियरी और ड्यूरिजेनोलॉजी में A+ लिया है। मिंजुन चौंक जाता है, अब कॉलेजेस में ऐसी पढ़ाई भी होती है। सोल्जर कहता है भाई अच्छे टीचर्स मिलना अब रेयर है। वो बताता है असल प्रॉब्लम 2 साल पहले शुरू हुई जब डंजन्स बार बार आने लगे, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगे और मॉन्स्टर्स की गिनती बेकाबू हो गई। अब वो जबरदस्ती ह्यूमन वर्ल्ड में घुसने लगे। मिलिट्री के लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो गया और कुछ इलाके बंद करने पड़े। अब तो जो भी तरीका मिल रहा है उसे अपनाया जा रहा है, पर आदमी कम है। सारी बातों के बीच मिंजुन को सिर्फ एक बात की टेंशन है, भाई गेम कंपनीज चल भी रही हैं या नहीं। वो बस डंजन पावर फाइटर खेलना चाहता है और कुछ नहीं। उससे पूछा गया तेरी उम्र क्या है, वो कैजुअली बोलता है 21। तभी सोल्जर बोलता है भाई तुझे जल्दी ही फौज में जाना पड़ेगा, आधी 20 तो गई समझो। ये सुनकर स्पार्की चौंक जाता है, क्या हंटर कॉप्स में 5 साल और रेगुलर ट्रूप्स में 3 साल की सर्विस। सोल्जर इस लड़के को ठीक करता है और कहता है कि इस टाइम की बुरी हालत में सारे ट्रूप्स को 5 साल की सर्विस करनी होती है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर मिंजुन सच में 21 का है तो वो मान के चलता है कि अब तक उसे उसका एनलिस्टमेंट लेटर मिल जाना चाहिए था। ये मैनरलेस लूजर तो बस इसी बात से पागल हुआ जा रहा है कि उसे थोड़ा आराम मिलेगा और वो डंजन पावर फाइटर खेलेगा, लेकिन जिंदगी ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। उसे सीधा कीचड़ में धकेल दिया। इस पूरी हालत को समझ पाना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा है। और अब जब वो सोचता है कि उसे अपनी जिंदगी के 5 साल देने पड़ेंगे, जबकि वो तो अभी तक सर्वर से कनेक्ट भी नहीं कर पाया, उसका दिमाग लिटरली उबलने लगता है। अचानक मिंजुन को मिलिट्री मैन पावर से एक पिंग आता है जिसमें लिखा होता है कि किम मिंजुन को रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर में इनलिस्ट होना है। स्पार्की पूरी तरह शॉक में आ जाता है ये देखकर कि वो लोग इस चीज को कितना सीरियसली ले रहे हैं, और तो और उसका इनलिस्टमेंट लिटरली कल का है। उसे लगता है कि कहीं मिलिट्री अब लोगों को रैंडमली स्पैम तो नहीं कर रही, क्योंकि टाइमिंग तो बहुत ही एग्जैक्ट लग रही है। ये सुनकर सोल्जर बॉय हंस पड़ता है और कहता है कि गैंग तो वैसे भी ऐसे घटिया टैक्टिक्स के लिए ही जाना जाता है। एकदम से मिंजुन गुस्से में आ जाता है और चिल्लाकर पूछता है फिजिकल एग्जाम के बिना ये सब कैसे पॉसिबल है। अपनी सफाई में सोल्जर बॉय पहले ही बता चुका होता है कि मैन पावर की बहुत कमी चल रही है, अब फिजिकल सीधे ट्रेनिंग सेंटर में ही होते हैं। और जहां तक नोटिस की बात है, उसे लगता है कि शायद मिंजुन ने लेट देखा होगा, लेकिन फिर भी कहता है कि इवैक्यूएशन सेंटर के पास वाले PC रूम को चेक कर ले एक बार। अचानक मिंजुन के दिमाग में कुछ क्लिक करता है। बहुत साल पहले जब उसके पेरेंट्स गायब हो गए थे, उसने अपनी जिंदगी की उस खाली जगह को गेम से भर लिया था। फिर जब वो एक लोनली 12वीं ग्रेडर था, उसे समन कर लिया गया था आइसगार्ड, इंसानियत का भूला हुआ स्वर्ग। अब प्रेजेंट में एक PC रूम में बैठा मिंजुन डंजन पावर फाइटर खेलते हुए खुशी के आंसू बहा रहा होता है। वो उन छोटे छोटे गेमिंग बूथ्स की कंफर्ट में डूबा होता है और उसे बहुत सुकून मिलता है ये देखकर कि गेम अब भी वैसा ही चल रहा है जैसा उसे याद था। स्पार्की तो लिटरली उस जगह के ओनर को थैंक यू बोलने के लिए रेडी होता है कि उसने इसे जिंदा रखा, वो भी एक फुल ब्लोन क्राइसिस के दौरान। अचानक वो एक हॉट डॉग ऑर्डर कर देता है और वेट्रेस पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है, सोचती है कि ये बंदा कितना खा सकता है। गेम का पूरा मजा लेने के बाद मिंजुन धीरे धीरे वापस रियलिटी में आ जाता है। अब वो सोचने लगता है कि कहीं ये सब सपना तो नहीं। वो इंटरनेट खोलता है, न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ता है और हालत समझने की कोशिश करता है। उसे पता चलता है कि इस साल के मॉन्स्टर रिलेटेड डैमेज पिछले साल से 48% ज्यादा हैं। ऊपर से हंटर कॉप्स अब सिटीजन सेफ्टी को प्रायोरिटी पर ले रहा है, क्योंकि अटैक्स लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार सॉल्यूशंस ढूंढने में लगी हुई है। मिंजुन अब सोल्जर वाली हर बात पर यकीन करने लगता है, यहाँ तक कि मिलिट्री मैन पावर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इनलिस्ट होने वाली बात पर भी। अब तो मैसेज में साफ साफ लिखा था कि उसका इनलिस्टमेंट कल है। मिंजुन सोचने लगता है कि अगर उसके पास अब भी आइसगार्ड वाली पावर्स होती तो वो अकेले ही सारे डंगन साफ कर सकता था, वो भी बिना पसीना बहाए। लेकिन किसी वजह से उसका शरीर अब पूरी तरह से डेमोनिक एनर्जी से खाली हो चुका है।
ऐसा लग रहा है जैसे उसकी डार्क मैजिक की मेन सोर्स ही सूख गई हो। फिर भी जो थोड़ी बहुत रॉ स्ट्रेंथ बची है उसमें उसे लगता है कि शायद वो खुद ही उन डंगन्स को निपटा सकता है। वैसे भी उसकी इंटेंस ऑरा पूरे रूम में फैल जाती है, जिससे सब लोग डर के मारे उसे घूरने लगते हैं जैसे कोई क्रैकेट घुसाया हो। एक विकेड लाफ के साथ मिंजुन डिसाइड करता है कि अब वो खुद सब कुछ संभालेगा। अगले दिन ये वर्ल्ड वॉकर एकदम कैजुअली ट्रेनिंग सेंटर में स्ट्रॉल करता है, हाथ में स्नैक लिए हुए। उसे देखकर तो लग रहा होता है जैसे वो खुश है इतने सारे लोगों को इनलिस्ट होते देखकर, जबकि बाकी सब उदास दिख रहे होते हैं अपने लव्ड वन से गले मिलते हुए। फिर अचानक एक अनाउंसमेंट आता है कि सारे नए सोल्जर्स ऑडिटोरियम में इकट्ठा हों। मिंजुन आईब्रो उठाता है और सोचता है कि कहीं ये जिंदगी आइसगार्ड से भी ज्यादा मुश्किल तो नहीं निकलने वाली। ऑडिटोरियम के अंदर सोल्जर्स पूरी तरह से ताबड़तोड़ होते हैं, नए रिक्रूट्स पर चिल्ला रहे होते हैं कि खड़े हो जाओ और इतनी स्लो मोशन में क्यों चल रहे हो। कोई चिल्लाता है कि पोस्चर सीधा रखो और पीछे मत देखो, तो कोई कहता है कि सामने वाले को ऐसे धक्का दो जैसे जान बचानी हो। मिंजुन को ये इंस्ट्रक्टर्स सरप्राइजिंगली पोलाइट लगते हैं अगर वो कंपेयर करे उस एब्सोल्यूट जर्क से जिसके अंडर उसने आइसगार्ड में ट्रेनिंग ली थी। थोड़ी देर बाद बटालियन कमांडर आता है और सबका ध्यान खींचता है। वो पूछता है कि किसी ने हंटर कॉप्स के लिए अप्लाई किया था लेकिन सेलेक्ट नहीं हुआ तो हाथ उठाओ। वो समझाता है कि हंटर कॉप्स और रेगुलर ट्रूप्स के बीच ट्रीटमेंट में काफी फर्क होता है। हंटर्स की बेस सैलरी 3 मिलियन से शुरू होती है, जो कुछ लोगों का ध्यान खींचती है। जब कोई हाथ नहीं उठाता तो कमांडर कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन तभी उसे एक वॉलंटियर दिखता है। मिंजुन को स्टेप फॉरवर्ड करने के लिए बुलाया जाता है और वो डिसाइड करता है कि ये उसका मौका है शाइन करने का। बिना किसी हेसिटेशन के वो हवा में कूद जाता है और उसके टेक ऑफ की ताकत से जमीन में डेंट पड़ जाता है। वो कमांडर के एकदम पास लैंड करता है, एकदम स्मूथ अंदाज में, और सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। फिर वो बड़े कॉन्फिडेंस से खुद को इंट्रोड्यूस करता है, किम जन, अप्लाइंग फॉर द हंटर कॉप्स। आइसगार्ड में नॉर्दर्न रीजन की भूली हुई कैनियन के अंदर पहाड़ों में एक से बढ़कर एक अजीब और डरावनी केव्स भरी होती हैं। वहीं मिंजुन पूरी तरह से एक्सेप्ट करता है कि डार्क मैज बनना एक ऐसा काम है जिसमें बस दर्द और थकावट ही है, जिसका कोई एंड नहीं। ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं जो इससे भी बुरी हालत में हो। हाँ, डार्क मैजिस के पास इनसेन स्किल्स होते हैं, लेकिन जब उनका फ्यूल खत्म हो जाता है वो भी खत्म हो जाते हैं। बचती है बस एक लाश जैसी बॉडी जो किसी तरह से जिंदा होती है, एक ऐसे रोल में फंसी जो इंसान को निचोड़कर खत्म कर देता है। रेगुलर मैजिस की तरह माना टाइम के साथ खुद रिकवर नहीं होती। डार्क मैजिस के लिए तो डेमोनिक एनर्जी सिर्फ मॉन्स्टर्स को मार के ही वापस आती है, लेकिन ये भी बहुत इनएफिशिएंट तरीका है और बैरली वर्थ इट लगता है। ऊपर से मिंजुन को कभी भी अच्छे और भरोसेमंद पार्टी मेंबर्स नहीं मिल पाए क्योंकि डार्क मैच की रेपुटेशन बहुत खराब थी। तो अगर कभी मिंजुन की डार्क एनर्जी खत्म हो जाती तो वो बेसिकली वहीं मर जाता। और वो खुद से पूछता है कि डार्क मैच के लिए डेमोनिक एनर्जी रिकवर करने का बेस्ट तरीका क्या है। लेकिन अफसोस ये बंदा इतना अकेला है कि उसका सवाल सुनने वाला कोई नहीं होता। सिर्फ आसपास पड़े हैं मॉन्स्टर्स के मरे हुए बॉडीज। उसे लगने लगता है कि शायद बाकी सब लोग मर चुके हैं। अचानक उसे पीछे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। टर्न्स आउट वो है फॉरगॉटन कैनियन का हिडन डंगैन बॉस अरैचनेस्ट। ये एक क्रीपी सी ओवरसाइज्ड स्पाइडर बीस्ट होती है जो सामने आकर रेंगती है और मिंजुन कैजुअली सोचता है कि शायद ये डंगैन बॉस ही उसका जवाब दे सकता था। वो मजाक में बोलता है कि भाई तू थोड़ा पहले आ जाता, मैं तो बोर हो गया था इंतजार करते करते। जब अरैचनेस्ट अपने क्रश्ड बेबीज को जमीन पर बिखरा हुआ देखती है तो वो एक बोन चिलिंग चीख निकालती है। मिंजुन बस कंधे उचकाता है और मजाक करता है कि तेरी सांस में तो बदबू आ रही है, कोई जरूरत नहीं जवाब देने की। फिर बिना किसी हेसिटेशन के वो सीधा उसके चेहरे पे एक पंच मारता है और कहता है रॉन्ग आंसर। उसके अंदर से डेमोनिक एनर्जी बाहर निकलती है और मिंजुन बोलता है कि जवाब बहुत सिंपल है, माइनस बस मॉन्स्टर को फुल पावर से ठोक दो। उस दिन मॉल्ट, जो असल में किम मिंजुन ही है, आइसगार्ड में डार्क मैजिक की पीक पर खड़ा था और वो दिन था अर्थ पर उसकी वापसी से ठीक 645 दिन पहले। अब वापस प्रेजेंट में कमांडर उसका नाम कंफर्म करता है किम मिंजुन और बोलता है कि जब तक हंटर कॉप्स यूनिट आए वो यहीं रुके। मिंजुन एकदम चिल मोड में होता है, अंदर ही अंदर खुश कि एक कमांडर उसके लिए कैजुअली कॉफी बना रहा है। फिर कमांडर उससे पूछता है कि हंटर कॉप्स ज्वाइन करने की कोई खास वजह है क्या। उसे ये लड़का थोड़ा अजीब लगता है, खासकर जब इतने सारे हंटर कॉप्स मेंबर्स अपनी पावर्स के बावजूद वापस रेगुलर आर्मी में जा रहे हैं, क्योंकि बाहर की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। एक हल्की सी तिरछी मुस्कान के साथ मिंजुन बस इतना कहता है, बस कुछ काम है डंगन्स में, जिससे कमांडर पूरी तरह से स्पीचलेस रह जाता है। एक सेकंड बाद कमांडर अचानक हंस पड़ता है, सोचता है कि मिंजुन का डंगैन वाला कमेंट बस मजाक था। वो उसे ये भी आश्वासन देता है कि ऑडिटोरियम की फ्लोर स्मैश करने के लिए उसे कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि ये वर्ल्ड वॉकर मजाक कर रहा था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कोरिया में सारे डंगन्स मिलिट्री द्वारा संचालित होते हैं और हंटर कॉप्स, एक बेहद स्किल्ड एलिट यूनिट, को उन डंगन्स की जांच और मॉन्स्टर्स को सब्जुगेट करने की टॉप प्रायोरिटी मिलती है। इस यूनिट के मेंबर्स अपनी एबिलिटी के हिसाब से रैंक अप कर सकते हैं, मतलब अगर किसी में दम है तो लैडर कितनी तेज चढ़ सकती है उसकी कोई लिमिट नहीं। हंटर कॉप्स में इनलिस्ट होते ही मिंजुन को लाइसेंस मिल जाता है डंगन्स में प्रवेश करने का
और वहां मौजूद ट्रैश मॉन्स्टर्स को अपनी डेमोनिक एनर्जी से वाइप आउट करने का। फिर से वो रैंक रेसिंग का डेड ड्रीम बनाने लगता है, रास्ते में अपनी खोई हुई पावर्स भी रिकवर करता चला जाएगा। ऐसे सोचते ही वो स्कीमिंग मैनियक हंसने लगता है कि वो 5 साल में 10 स्टार्स तक पहुंच जाए, हर डंगैन साफ कर डाले। डंजन पावर फाइटर का चौथा अवेकनिंग इस वक्त रोल आउट होगा और वो ग्लोरी और पब्लिक हीरो जैसा बड़ा पैचेक सोक करेगा। इसी बीच हंटर कॉप्स का सार्जेंट ली सन हो कमांडर के पास रिपोर्ट देने आता है। कमांडर वार्मली उसे ग्रीट करता है और मिंजुन को नया रिक्रूट बताता है। मिंजुन सीधा स्टैंड रहता है कि बटालियन कमांडर एक सार्जेंट से इतनी फॉर्मल बात कर रहे हैं। सन हो मिंजुन की तरफ मुड़ता है और ब्लंटली पूछता है कि क्या उसे सच में स्पेशल पावर्स हैं। अगर वो बॉर्न हंटर है तो उसे एक स्टेटस विंडो ओपन होना चाहिए। इसलिए सार्जेंट इंसिस्ट करता है स्पार्की से कि वो अपने सारे स्टैट्स रीड करे। मिंजुन सोचता है क्या हंटर कॉप्स के सब मेंबर्स इतने पुशी होते हैं, लेकिन जो भी हो वो उन्हीं की बात मानकर वो कर देता है। सोचता है कि आइसगार्ड में भी उसकी स्टेटस विंडो थी, लेकिन उसने उसे बैरली यूज किया था क्योंकि वो सिर्फ नंबर्स दिखाती थी। अब इस दुनिया में स्टेटस विंडो कैसे काम करती है, इस बात में थोड़ी क्यूरियोसिटी होती है, लेकिन जैसे ही वो विंडो ओपन होती है वो पूरी तरह थ्रोन ऑफ हो जाता है। सन हो तुरंत पूछता है क्या देख रहा है, लेकिन मिंजुन सिर्फ नर्वस स्माइल देता है। ऑकवर्ड चकल करते हुए कहता है कि विंडो एरर दिखा रही है। सन हो का एक्सप्रेशन स्टिफ हो जाता है, जैसे उसका दिमाग ग्लिच कर गया हो उसने जो सुना। कहीं ग्योंगडो में हंटर कॉप्स ट्रेनिंग सेंटर में कमांडर थोड़ी बातें करता है। कहता है कि उसने उसे आखिरी बार हुआन में देखा था, 10 साल हो गए। वो मानता है कि कभी उसने सोचा भी नहीं था कि सोन यू सीओ से यहाँ टकराएगा। सोन यू सीओ जल्दी करेक्शन देती है कि वो अभी हंटर नहीं है, अभी तो एक न्यू रिक्रूट है जो आज ही इनलिस्ट हुआ। फिर भी वो जानना चाहती है कि क्या उसे सिर्फ अपने पिता के स्टेटस की वजह से बुलाया गया है, क्योंकि उसे स्पेशल ट्रीटमेंट में कोई दिलचस्पी नहीं है ट्रेनिंग में। कमांडर हंसता है और कहता है कि इसका जनरल सोन से कोई वास्ता नहीं है और उसे कोई स्पेशल पास नहीं मिलेगा। वो उसे याद भी दिलाता है कि हंटर कॉप्स कोई आसान संगठन नहीं है, जैसा उसके पिता ने भी मेंशन किया होगा। इतने रेनाउंड रूकी के इनलिस्ट होने पर कमांडर सोचता है कि उससे पहले कुछ एनकरेजिंग शब्द कहे, क्योंकि वो बहुत बिजी हो जाएगी। उसे पता है कि उसके लिए शायद आसान नहीं था नॉर्मल सोल्जर के रूप में इनलिस्ट होना, एग्जीक्यूटिव की तरह वॉक इन करके नहीं। तो वो उसे बोथ सिटीजन और सोल्जर ऑफ द नेशन के रूप में धन्यवाद देता है। इस बीच यूनो बहुत एम्ब्रेस्ड होती है, लेकिन पोलाइटली कमांडर को धन्यवाद करती है। ठीक उसी वक्त एक वैन घुसती है और कमांडर बताता है कि उसे शायद ऑनबोर्ड एक इंटरेस्टिंग कॉमरेड से मिलने का मौका मिलेगा। वो पूछता है क्या वो उसे साथ जाकर ग्रीट करना चाहेगी, जो उसे पूरी तरह ऑफ गार्ड कर देता है। इसी बीच मिंजुन उत्साहित है हंटर ट्रेनिंग सेंटर में कदम रखने को। वो बिल्डिंग की मैसिव स्ट्रक्चर देखता है और सोचता है कि टैक्सपेयर का कितना पैसा इसमें गया होगा, इसलिए सबसे पहला सवाल पूछता है कि क्या यहाँ पीसी रूम है। सन हो उसकी इस अद्भुत उम्मीद पर शेड फेंकता है, कहता है कि वो अभी ऑफिशियली हंटर कॉप्स में नहीं है, सिर्फ इसलिए स्पेशल केस वाली सिचुएशन में रखा गया है कि सियोंग हो उसे टेस्ट करें। उस एरोगेंट अंदाज से स्पार्की का दिमाग चकरा जाता है, यही सुनते ही कर्ज करने को तैयार हो जाता है। सन हो के अनुसार अगर हेड ऑफिस स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट न करता तो वो मिंजुन को योंग चांग में वापस डंप कर देता, और जब एक बार प्रूफ मिले कि मिंजुन कोई फ्रॉड है उसे तुरंत मिलिट्री पुलिस को सौंप दिया जाएगा। मिंजुन इस आदमी की एटीट्यूड पसंद नहीं करता, बहुत स्टिंगी और खुद में खोया हुआ लगता है, लेकिन फिर भी अपना आत्मनियंत्रण बनाए रखता है और पूछता है टेस्ट की डिटेल्स क्या है। तब सन हो एक बड़ा लाल क्रिस्टल निकालता है और बताता है कि अगर मिंजुन उसे 10 मिनट्स में 1 इंच भी हिला सकता है तो पास हो जाएगा। सोल्जर कहता है कि वो देखना चाहता है कि क्या इस सो कॉल्ड टैलेंट के पीछे हाइप सच में है कि उसने हंटर कॉप्स के लिए अप्लाई किया। ये रेडस्टोन कोई आम रॉक नहीं है, डंगैन का बाय प्रोडक्ट होता है। अतिन डेंस, हार्ड और हैवी होता है, जिससे एवरेज रिक्रूट को इसे हिलाना भी मुश्किल होता है। मिंजुन सन हो के पास से कैजुअली निकलता हुआ कहता है कि उसे खुशी है कि टेस्ट इतना आसान है, जो सन हो की ईगो को ब्रूज कर देता है। सन हो जानता है कि ये पूरी चीज स्टेटस विंडो चेक करने का एक डम तरीका है, लेकिन इसे मान लेता है कई मीडियोकर इडियट्स ऐसे घूस खाने की कोशिश कर रहे हैं हंटर कॉप्स में, तो ये टेस्ट फेक्स को रीड आउट करने के लिए है। इसी बीच सन हो ने सुना था र्यूमर्स कि ये बंदा 5 मीटर सीधा पोडियम पर कूद गया था, लेकिन स्टेटस विंडो एरर वाला केस अभी भी समझ नहीं आता। कुछ और लोग भी मिंजुन की टेस्ट देख रहे हैं, जिनमें कमांडर चोई और यूनो भी शामिल हैं। चोई सोचता है कि ट्रेनिंग सेंटर में बटालियन कमांडर के सामने ये बंदा शायद कुछ फिजिकल एबिलिटीज दिखा गया था जल्दी पहुंचने के लिए। वो यूनो को बताता है कि मिंजुन की स्टेटस विंडो एरर आ रही थी। बूढ़े आदमी ने कभी ऐसा नहीं सुना था, लेकिन उसे इस नए रिक्रूट से हाई होप्स हैं। मिंजुन रेडस्टोन को देखता है और तुरंत एगार्ड की डंगन्स में उसे याद करता है। वो रिडिकुलसली हैवी रॉक वहां स्कैटर्ड मिला करता था, लेकिन इस साइज का चंक वो बिना पसीना बहाए खींच सकता था। हाइप्ड होकर पैक अपंच करता है, सोचता शायद इस रॉक में भी डेमोनिक एनर्जी स्टोर होती हो। फिर ब्रूट अंदाज में पूरे पत्थर को एक ही श्लैग में टुकड़े कर देता है। ज्यादा अच्छा नहीं हुआ, ये देखने के बाद पता चलता है कि रॉक के अंदर कुछ नहीं था,
कमांडर चोई और यूनो प्योर शॉक में अपना मुंह गिरा लेते हैं। यहाँ तक कि सार्जेंट सांगहो की आंखें ऑलमोस्ट निकलने वाली हो जाती हैं और वो मिंजुन को कहते हैं कि सीधे क्रेजी मॉन्स्टर है ये। बाद में नाम इनहक पूरी तरह ब्रेथलेस स्वेट से तरबतर होते हुए सीढ़ियां चढ़ता है दूसरी रिक्रूट्स के साथ। हंटर कॉप्स ज्वाइन करने से पहले भी उसने सोचा था कि ट्रेनिंग आसान नहीं होगी, लेकिन अब सच में उसे लग रहा है कुछ ऑफ तो है। जब ट्रेनिंग पीरियड खत्म होता है तो उन्हें रियल कॉम्बैट में जाना है, लेकिन उससे पहले 4 हफ्तों की एब्सोल्यूट हेल ट्रेनिंग बकाया है। मतलब पहले दिन से सैंडबैग्स बांधनी शुरू होती है और इनफेमस 6000 स्टेप्स चढ़ाई जाती है। जैसे कि हालत काफ़ी ब्रूटल न हो, वहाँ एक डेविल इंस्ट्रक्टर है, सार्जेंट ली सांगहो, जो उनकी गर्दन के नीचे ब्रीदिंग डाउन करता है। वो फिनिशिंग टाइम्स चेक करता है, ये एक्सपेक्टेड था, लेकिन ये क्रूड फिजिकल ट्रेनिंग स्टैट्स को सिर्फ थोड़ा बूस्ट करती है और ज़्यादातर रिक्रूट्स को कोलैप्स की एज पर पहुंचा देती है। नाम इनहक हमेशा सोचता था हंटर कॉप्स की बहुत ट्रेनिंग एंड्योर करनी पड़ती है, लेकिन अब उसे यकीन नहीं कि ये इंसैनिटी रनिंग शो नाम की चीज़ का ही हिस्सा है। इस बीच मिंजुन अपनी जिंदगी का सबसे मज़ेदार अनुभव ले रहा है, जैसे वो कोई फ्री एल्फ हो। इनहक सोचने लगता है कि शायद समस्या उनमें नहीं समस्या हो सकता है बाहर की है। मिंजुन को लगता है कि उसके शरीर में जैसे हवा उठ रही हो, और अगर उसके पास अभी भी डेमोनिक एनर्जी होती, वो स्वेयर करता है कि उड़ रहा होता। स्पार्की को सच में ये सो कॉल्ड हेलिश हंटर कॉप्स ट्रेनिंग स्वीट लगती है। मिलिट्री यूनिफॉर्म स्टाइलिश लगते हैं सामान्य गार्ड के कपड़ों के मुकाबले, और फूड एक्सपेक्टेशन से बेहतर है। शेड्यूल भी बड़ा अच्छा है, इवनिंग रोल कॉल के बाद फ्री टाइम मिलता है और रात को ये आराम से सो सकते हैं। साथ ही सुना है कि फैसिलिटी के अंदर पीसी रूम भी है, और वो सिटी के बाहर वाले पीसी रूम से कम अच्छा नहीं है। बस रूल्स को फॉलो कर, कोई उस दिन फ्री टाइम में उसे बॉदर भी नहीं करता। हालांकि मिंजुन ने पहले सोचा था अगर जगह बोरिंग निकली तो छोड़ देगा, लेकिन पता चलता है कि हंटर कॉप्स में वही सब है जो उसने चाहा था, ग्रूलिंग ड्रिल्स, डिलीशियस मील्स, अच्छा पे और गेम्स खेलने का टाइम भी। वो सीढ़ियां चढ़ता है, शाउटिंग करता है कि हंटर कॉप्स है बेस्ट थिंग एवर। इनहक अभी भी ब्रेथ कैच करने की कोशिश करता हुआ सोचता है कि ऐसा मॉन्स्टर कौन सा फ्यूल खाता है जो ऐसे मूव कर सकता है। एक पल में सनहो बिल्कुल स्टैंड रह जाता है जब वो देखता है कि मिंजुन एक्सपेक्टेड से बहुत तेजी से टॉप तक पहुंच गया। आमतौर पर एवरेज रिक्रूट को क्लाइंब फिनिश करने में लगभग 1 घंटा लगता है, लेकिन इस बंदे ने रिकॉर्ड टाइम में इसे निभा दिया। मिंजुन ऊपर जाकर व्यू का आनंद लेता है, सनहो के चारों ओर डांस करता है और उसे याद दिलाता है कि उसने प्रॉमिस किया था जो कोई भी 30 मिनट से कम में क्लाइंब पूरा करेगा उसे आउटिंग पास मिलेगा। सनहो के पास कोई चारा नहीं बचता, वो आसपास उंगली उठाकर पास थमा देता है, जबकि मिंजुन उस आउटिंग पास का प्लान करने लगता है कि उसे कहाँ यूज करना है। सनहो हल्की सी मुस्कान के साथ सोचता है कि अब तक कोई रिक्रूट आउटिंग पास आपने कभी मिला होगा, लेकिन उसे पता है कि हाई स्टैट्स या रॉ स्ट्रेंथ अकेले काफ़ी नहीं है। असली टेस्ट है मॉन्स्टर के सामने कितनी जल्दी समवन रिएक्ट करता है। यही महत्व रखता है हंटर कॉप्स में, और इसी वजह से वो किम मिंजुन पर नज़र रखेगा। इस बीच बाकी रिक्रूट्स विनिंग कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि रोज़ ऐसी ट्रेनिंग कैसे हो सकती है। फिर अचानक इनहक चिल्लाता है कि उसके स्टैट्स 1 पॉइंट बढ़ गए हैं, और बाकी लोग तुरंत उसके इर्द गिर्द जुट जाते हैं जैसे ये दिन की सबसे बड़ी जीत हो। अब सब एक दूसरे से स्टैट्स चेक कर रहे हैं, और मिंजुन स्ट्रेट अप शॉक्ड रह जाता है जब वो देखता है कि बस एक स्टैट पॉइंट बढ़ने पर बाकी रिक्रूट्स कितने हाइप्ड हो रहे हैं। इस बंदे को अपनी ब्रूटल आइसगार्ड ट्रेनिंग याद आती है, उस इनसेन वॉरियर के तहत जहां रोजाना 10 स्टैट पॉइंट्स अर्न करवाए जाते थे, जैसे ये कोई बड़ी बात नहीं हो। इसी बीच उनमें से एक लड़का पूछता है कि क्या मिंजुन अपना आउटिंग पास यूज करने वाला है, लेकिन स्पार्की को अब तक पक्का नहीं है। बाकी लोग उसे जलन भरी नज़रों से देखते हैं और कहते हैं कि उन्होंने एक और इंस्ट्रक्टर से सुना था कि अब तक किसी ने भी सार्जेंट संगहो से आउटिंग पास नहीं कमाया है। अचानक सब लोग उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं, उसके वर्कआउट रूटीन और ताकतवर बनने के तरीकों के बारे में सवाल पूछने लगते हैं। मिंजुन इस पूरे सीन से थोड़ा चौंक जाता है, उसे समझ आता है कि लोग सच में उससे बातें कर रहे हैं और उसके साथ हंस भी रहे हैं। ये सब उसके लिए बिल्कुल नया है। इस गार्ड में जब वो एक डार्क मेज था तब तो लोग उसे किसी बुरे साए की तरह दूर भागते थे, उसके पास से गुजरना भी बैड लक माना जाता था। लेकिन यहाँ तो सब कुछ अलग है, और बात करना उतना खराब नहीं जितना वो सोचता था। ये लोग तो पहले से ही प्लान बना रहे हैं कि बाद में पीसी रूम चलेंगे, और ये सुनकर मिंजुन काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है। और तो और उसे ये जानकर और भी झटका लगता है कि पीसी रूम इस टाइम भी खुला हुआ है। ये तो जैसे जैकपॉट है। पीसी रूम में मस्त टाइम बिताते हुए जब घड़ी 9 बजाती है तो मिंजुन सोचता है कि अब 2 घंटे की नींद लेनी चाहिए। इस गार्ड में तो 1 घंटे की नींद भी लग्जरी लगती थी, तो 2 घंटे तो जैसे पूरा आराम वाला स्लीप है। इतनी नींद से उसे पूरा यकीन है कि वो रोज गेम ग्राइंड करने लायक एनर्जी फिर से भर सकता है। बाकी लोग उसे देख के दंग रह जाते हैं, ये बंदा अभी भी गेम खेल रहा है। अगले दिन रिक्रूट्स को एक और खतरनाक ड्रिल से गुजरना होता है। इस बार कोई एक्स्ट्रा दूरी नहीं, लेकिन स्पीड बराबर रखनी है। जो भी 2 घंटे में 40 किलोमीटर पूरा नहीं करेगा उसे नाश्ता नहीं मिलेगा। बाद में मिंजुन कैजुअली शो ऑफ करता है कि उसने कल 10 मैक्स लेवल्स हिट किए, जिससे इनहुक चिढ़ जाता है, जो अभी तक सांस संभालने की कोशिश कर रहा है।
उसे इस बात पर भी गुस्सा आ रहा है कि मिंजुन को तो पसीना तक नहीं आया, और जब उसे पता चलता है कि ये बंदा पूरी रात गेम खेलता रहा और पिछले 4 हफ्तों में बस 2 घंटे सोया है तो उसकी हालत और ख़राब हो जाती है। जब कोई पूछता है कि तू अभी तक खड़ा कैसे है तो मिंजुन मुस्कुराता है और सबका ध्यान खींचते हुए कहता है कि उसने सबके लिए पानी लेकर आया है। वो लड़का तो पागल ही हो जाता है, उसकी स्टैमिना की तारीफ करता है और उसे अपना प्यारा कॉमरेड तक कह देता है। लड़के ऐसे लाइन में खड़े हो जाते हैं जैसे चूजे हों और मिंजुन उनके मुंह में पानी डालता है। उसी दौरान कोई अचानक चिल्लाकर अटेंशन लेता है। ली है, जो बोलता है कि लेफ्टिनेंट सबसे बुरी तरह डिसअपॉइंटेड है। अब ट्रेनिंग का आखिरी हफ्ता है और सिर्फ आधे रिक्रूट्स ही स्टैंडर्ड तक पहुंचे हैं। वो सीधा कह देता है कि ये स्क्वाड अब तक की सबसे पैथेटिक स्क्वाड्रन है। मिंजुन सोचने लगता है कि ये बूढ़ा आदमी थर्ड पर्सन में ऐसे क्यों बात कर रहा है जैसे कोई एंशिएंट सेज हो, लेकिन ली वहीं नहीं रुकता, सबको नीचा दिखाता है और कहता है कि अगर ट्रेनिंग के बाद डिप्लॉयमेंट मिला तो उनमें से आधे सीधे मौत की ओर जा रहे हैं। उसके हिसाब से ये माइंडसेट सीधा स्वर्ग की टिकट है। वो बोल्ड होकर कहता है कि कोई भी फाइनल स्टेज की ट्रेनिंग से जिंदा नहीं बचेगा, जिसे कहते हैं डंजन असेसमेंट ट्रेनिंग। आमतौर पर जब किसी डंजन के सारे मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं तो वो डंजन गायब हो जाता है, लेकिन कुछ डंजन गायब नहीं होते, वो ट्रांसफॉर्मिंग डंजन्स बन जाते हैं। ये डंजन्स लगातार अपना अंदरूनी स्ट्रक्चर बदलते रहते हैं, लेआउट, एनवायरनमेंट सब। ये ट्रेनीज के लिए परफेक्ट जगह है रियल लाइफ डंजन एक्सपीरियंस के लिए, और यही हार्डकोर सिमुलेशन कहलाता है डंजन असेसमेंट ट्रेनिंग। सिर्फ नाम सुनकर ही रिक्रूट्स के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ली माहौल और टेंस करता है और बोलता है कि रिक्रूट्स को रेस हॉर्सेस की तरह ट्रेन करना होता, डिसिप्लिन के लिए हैवी व्हिप मारो और बाद में कैरेट दो। वो सबको भरोसा दिलाता है कि अगर दिमाग लगाया तो सर्वाइव कर जाओगे, और साथ में एक टेम्पटिंग अनाउंसमेंट करता, जिस रिक्रूट का सबसे हाई स्कोर होगा उसे मिलेगा 2 रात और 3 दिन का वेकेशन पास। बूढ़ा आदमी मानता है कि ये छोटी सी रिवॉर्ड उनमें आग लगा देगी। वो पूछता है कि क्या इस न्यूज़ से उनका खून नहीं उबल रहा, लेकिन रिक्रूट्स बस उसे खाली आंखों से घूरते रहते हैं, उसे स्टेज पर टैप करते हुए देखते हैं जैसे उसका दिमाग चला गया हो। कोई रिएक्शन नहीं देता। वो पूरा एफर्ट मार रहा है उन्हें हाइप करने का, लेकिन लगता है जैसे दीवार से बात कर रहा हो। तभी उसे एक लड़का दिखता है जिसे सच में ये सुनकर एक्साइटमेंट हो रहा है और बाकी सब और ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। अगले दिन पूरा स्क्वाड खुले मुंह के साथ खड़ा होता है, हैरान कि डंजन इतना बड़ा कैसे है। लेकिन मिंजुन को कोई फर्क नहीं पड़ता। डंजन असेसमेंट ट्रेनिंग वाले दिन सारे रिक्रूट्स टेंशन में होते हैं कि अंदर क्या हॉरर मिलेगा। तभी एक जीप वहां आती है, सब डर के मारे कांपने लगते हैं, सोचते हैं मिलिट्री ट्रक यहाँ क्या कर रहा है। डर और बढ़ जाता है जब देखते हैं जीप में केजेस लोड हैं और उन केजेस में असली मॉन्स्टर्स कैद हैं। केजेस से आती डरावनी आवाजें सुनकर सब समझ जाते हैं कि अंदर हाउंड्स हैं और सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक लड़का तो शॉक में गिर जाता है और दूसरा भागने की सोच रहा है, लेकिन मिंजुन को ये बस ओवरसाइज्ड पपीज लगते हैं। उसके दिमाग में चिहुआहुआ या मॉल्टीज घूमने लगते हैं। ली गुस्से से जल रहा होता है ये देखकर कि रिक्रूट्स मॉन्स्टर्स को देखकर कांप रहे हैं जिनसे लड़ना तो उन्हें सिखाया जा रहा है। वो ऑर्डर देता है कि 4-4 की टीम्स में बढ़ जाओ और ट्रांसफॉर्मिंग डंजन में जाओ, वहां 1 घंटे में 1 बाउंड को मारो और वापस आओ। वो इंस्ट्रक्शंस देता, अगर चोट लगती है तो कोर स्ट्रेंथ पे काम करो, डर लगता है तो दिमाग और स्पिरिट यूज करो। फिर सनहो आता है और बोलता है कि सब एक एक करके अंदर जाएंगे, तो अब गियर अप करो और चलो। अब बारी आती है हंटर कॉर्प्स की एक्सक्लूसिव सेफ्टी सूट की मिड 2। ये सूट खासतौर पर फिजिकल बॉडी को बैटल के दौरान प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। जैसे ही सब लोग गियर पहनते हैं डर से कांपने लगते हैं जैसे मुर्गे बारिश में, सोचते हैं कि क्या दुनिया में इससे भी टफ कोई चीज़ है। मिंजुन अंदर ही अंदर सूट को जज कर रहा होता, सोच रहा है ये कितना अनकंफर्टेबल है और क्लियरली सिर्फ डिफेंस के लिए बनाया गया है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि इतना बेकार, स्टिफ और भारी सूट 50 मिलियन का आता है। सिर्फ स्मेल से ही उसे समझ आ जाता है कि ये सूट्स सबके पसीने और जुनून से भरे पड़े हैं। तभी स्पार्की एक बोल्ड सवाल पूछता, अगर हम हाउंड्स को मार दें तो क्या ये सूट्स उतार सकते हैं? पहले तो लेफ्टिनेंट ली थोड़ा हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि यह सवाल मिंजुन ने पूछा है, जो नंबर 1 रिक्रूट है, वो मान जाता है। फिर भी ली उसे आसानी से नहीं छोड़ता। उसे याद दिलाता है कि स्पॉटलाइट चुराने की इजाज़त नहीं है, उसे टीम वर्क दिखाना होगा। अब सबकी नज़रें इस बात पर होंगी कि टॉप रैंक्ड रिक्रूट दूसरों का कैसे ध्यान रखता है। जब बात आती है हाउंड को मारने की तो स्पार्की बड़े कूल अंदाज में बोलता है कि बस टीममेट्स को बताना है क्या करना है, बस हो गया। अचानक मिंजुन चिल्लाता है कि उसके पास परफेक्ट प्लान है। 2 लड़के सच में लीन करके उसकी बात सुनने लगते हैं, लेकिन फिर ये बंदा कैजुअली सबसे खतरनाक एडवाइस दे देता, हाउंड की टांगें पकड़ो और उसकी कमर तोड़ दो। अगर वो कूदे तो यही तरीका काम आएगा, और अगर फिर भी बच गया तो उसकी कमर मोड़ दो और फाड़ दो। इतनी डरावनी स्ट्रैटेजी देने के बाद स्पार्की पूछता है, समझ में आया सबको? रिक्रूट सन खड़े रह जाते हैं, एकदम चुप। उसी टाइम ली चिल्लाता है, सार्जेंट्स को हाउंड्स को छोड़ो, और सनहो केजेस खोल देता है। लेकिन हाउंड्स रिक्रूट्स पर अटैक करने के बजाय सीधा डंजन में भाग जाते हैं। मिंजुन कैजुअली बोलता है कि शायद उन्हें अपने घर का रास्ता दिख गया होगा, और सरप्राइजिंगली उसकी लॉजिक सबको समझ आती है।
रिक्रूट्स उसकी तारीफ करने लगते हैं कि कैसे उसने इतनी जल्दी हाउंड की साइकोलॉजी समझ ली। तभी ली गुस्से से दहाड़ता है और पूछता है, क्या सच में इन पवित्र ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर ऐसे खड़े होकर हंसोगे? उसकी दहाड़ से सबके होश उड़ जाते हैं। फिर वो एक और धमाका करता है। ये टीम सबसे पहले अंदर जाने वाली है। मिनजुन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाकी तीनों की तो हालत खराब हो जाती है। समझने का टाइम भी नहीं मिलता और वो डंजन गेट की ओर मार्च करने लगते हैं। स्पार्की की तो बस एक ही मोटिवेशन होती है, जैसे ही किल कंप्लीट हो ये बेकार सूट उतार सके। फिर ली अनाउंस करता है ट्रेनिंग का स्टार्ट और इंस्ट्रक्टर टीम को अलर्ट करता है कि सबको करीब से मॉनिटर करें। उनकी जॉब है हालात को संभालना अगर कोई चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और रिक्रूट्स रियल डेंजर में आ जाएं। इंस्ट्रक्टर टीम छुपकर ट्रेनीज को कड़ी नज़र से देखती रहती है। उनमें से एक चुपचाप कॉर्पोरल किम हो जून को रिपोर्ट करता है कि सिर्फ 4 लोगों की एक सिंगल टीम अंदर जा रही है और इसमें कोई और पार्टी शामिल नहीं है। तभी उसकी नज़र एक जानी पहचानी शक्ल पर पड़ती है और वो कोई और नहीं बल्कि किम मिनजुन है, वो रिक्रूट जिस पर खास ध्यान देने का मार्क लगा है, वही जिसने पिछले 4 हफ्तों में टॉप टियर स्कोर के साथ सीरियसली प्रॉमिसिंग पावर दिखाई है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये लड़का डंजन के केओस के अंदर भी उन नंबर्स पर खरा उतर पाएगा? कोई शक नहीं, पहली टीम पूरी तरह जोश में है और जाने के लिए बेताब है, यहाँ तक कि वो लोग बेसब्र होने के संकेत भी दिखा रहे हैं। मिनजुन को लगता है कि ये सब तो बहुत आसान है। वो सोचता है कि बस एक झटके में हाउंड्स को ठिकाने लगा सकता है, लेकिन फिर उसे ख्याल आता है कि अगर वो सबको मार गिराएगा तो बाकी लोगों को कोई एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा और ये सही नहीं होगा। उसे लगता है कि वो बहुत कंसिडरेट हो रहा है। तभी वो ग्रुप को अलर्ट करता है कि हाउंड्स रास्ते में है और सचमुच एक झुंड उनकी नज़र में आ जाता है। उसके टीममेट्स पहले से ही पैनिक करने लगते हैं, लेकिन मिनजुन उन्हें चिल रहने को कहता है क्योंकि उन्होंने इंसेनली टफ प्रोटेक्टिव सूट्स पहने हुए हैं। वो आगे बढ़ने का फैसला करता है, शायद एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए। जैसे ही एक हाउंड उस पर झपटता है वो इतनी ब्रूटल पंच मारता है कि वो बीस्ट तुरंत गिर जाता है। एक और हाउंड सीधा एक और रिक्रूट पर टूट पड़ता है, उसकी बाँह काटता है और बेचारा मदद की गुहार लगाता है। बिना वक्त गंवाए मिनजुन उसे लात मारकर दूर करता है और उसी समय उसे मार भी देता है। फिर जैसे कोई कोच मैडम वो उन्हें समझाने लगता है कि हाउंड्स के काटने पर पलटवार करना चाहिए। अगर डर गए तो मॉन्स्टर्स इसका फायदा उठाएंगे और तुम्हें आसान शिकार समझेंगे। वो ये भी कहता है कि ऑनरिफिक्स छोड़ दो क्योंकि अब वे कॉमरेड्स हैं। सच कहे तो अगर ये सिर्फ ट्रेनिंग एक्सरसाइज ना होती तो अब तक 2 लोग मर चुके होते, लेकिन चूंकि उनके पास नंबर्स का फायदा है उन्हें इसका इस्तेमाल करना चाहिए और कड़ा धक्का देना चाहिए। इससे हाउंड्स की चाल गड़बड़ा जाएगी और लड़ाई उनके पक्ष में हो जाएगी। अब टीम मिनजुन के आदेशों पर लीड ले रही है। वो इंस्ट्रक्ट करता है कि हाउंड को कॉर्नर करो और सही समय का इंतजार करो जब वो अपनी गार्ड नीचे कर दे। उधर इंस्ट्रक्टर टीम ये सब अविश्वास के साथ देख रही है, सोच रही है कि क्या ये सच में सिर्फ एक रिक्रूट है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ताज़ा ट्रेनीज ऐसे हाउंड्स पर झपटेंगे और बीस्ट्स का गला घोंट देंगे जैसे ये कोई बड़ी बात ना हो। मिनजुन की वजह से स्क्वाड डर पर काबू पा रही है और सचमुच लड़ रही है। इंस्ट्रक्टर्स तो यहाँ तक सोचने लगते हैं कि शायद ये पागल उन्हीं रेयर केसेस में से एक है, जैसे कोई हंटर कॉप सार्जेंट जो किसी तरह एनलिस्टमेंट से ठीक एक दिन पहले लौट आया हो। वैसे किस्से जो अक्सर अफवाहों में सुनाई देते हैं, लेकिन उसकी ताकत से भी ज़्यादा जो चीज़ उभर कर सामने आती है वो है उसकी लीडरशिप। वो स्क्वाड को प्रोत्साहित कर रहा है, उन्हें फोकस्ड रख रहा है और असली स्ट्रैटेजी के साथ लड़ाई को कोऑर्डिनेट कर रहा है। यही लीडरशिप उसे ग्रुप में हाईएस्ट स्कोर दिलाती है, जबकि बाकी लोग एवरेज मार्क्स पर सेटल कर जाते हैं। कॉर्पोरल किम होजून अपने साथी के साथ आता है और आधिकारिक रूप से पहली टीम के टेस्ट पास होने की घोषणा करता है। बाहर निकलते समय मिनजुन लगातार होजून से पूछता रहता है कि क्या उसे वेकेशन पास मिला, लेकिन होजून जल्दी ही उसे चुप करा देता है। मिनजुन मजाक करता है कि शायद वे लोग टीम के लिए बहुत परेशान थे। इंस्ट्रक्टर्स को संदिर कह देता है, जिससे होजून चिढ़ जाता है। तभी कुछ अजीब सा महसूस होता है, जमीन कांपने लगती है। होजून को भी ये महसूस होता है और वो तुरंत बाहर वाली टीम से संपर्क करने का आदेश देता है, लेकिन मिनजुन बिल्कुल भी घबराता नहीं। वो आराम से कहता है कि ये अर्थक्वेक नहीं है, ये डंजन खुद ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तभी बाकी लोगों को एहसास होता है कि एग्जिट रूट उनके सामने ही बंद हो रहा है। जैसे ही एग्जिट खुद पर सिकुड़ने लगता है, रिक्रूट्स डर से पागल हो जाते हैं, चिल्लाते हैं और पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है। यहाँ तक कि होजून का चेहरा भी सब कुछ कह देता है, वे मुसीबत में हैं। लेकिन मिनजुन पहले से जानता है कि अब बाहर निकलना बहुत देर हो चुका है। एग्जिट गेट पूरी तरह से हवा में गायब हो जाता है, जिससे होजून बिल्कुल हैरान रह जाता है। उन्होंने सुनिश्चित किया था कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस सिर्फ मंथली साइकिल पर ही होगा, तो ये अचानक बदलाव समझ से बाहर है। पूरा डंजन का इंटरनल स्ट्रक्चर बदलने लगता है। बात को और बिगाड़ने के लिए रेडियो डेड हो जाता है और कम्युनिकेशन कट जाता है।
लगता है डंजन ने बहुत तेजी से ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया है। फिलहाल इंस्ट्रक्टर टीम रिक्रूट्स को सुरक्षित जगह ले जाने पर ध्यान देती है। एक अपेक्षाकृत सुरक्षित कोने में पहुंचकर हुजुन सबको इकट्ठा करता है और बताता है कि डंजन के अंदर एक अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट हुआ है। जबकि उसका साथी आसपास नजर रखता है, वो ग्रुप को कहता है कि चिंता मत करो, वे इसी स्पॉट पर 1 घंटा इंतजार करेंगे ताकि देख सकें कि क्या डंजन एंट्रेंस मैनुअल में लिखे अनुसार फिर से खुलता है। रिक्रूट्स हुजुन की बात पर भरोसा कर लेते हैं, ये सोचकर राहत महसूस करते हैं कि ये ऑर्डील जल्द खत्म हो जाएगा। उन्हें खुशी है कि वे हमेशा के लिए यहाँ फंसने वाले नहीं हैं। और आराम देने के लिए हुजुन जोड़ता है कि बाहर के लोग शायद पहले से स्थिति का आकलन कर रहे होंगे और मदद भेजने की तैयारी कर रहे होंगे। वो ये भी कहता है कि लेफ्टिनेंट सही कदम उठाएगा, तो उन्हें बस शांत रहना है और पैनिक नहीं करना है। लेकिन मिंजुन चुपचाप कॉर्पोरल को जज करता है, उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। उसे यकीन है कि उन्होंने ट्रेनिंग के लिए ये जगह चुनने से पहले अच्छे से कंफर्म किया था कि ऐसी कोई अनपेक्षित परेशानी नहीं होगी। और भी सस्पिशियस ये है कि डंजन का एंट्रेंस, जो हमेशा खुला रहता था, अचानक यूं ही बंद हो गया। तभी कॉर्पोरल किम हो जून उसे निजी बात के लिए इशारा करता है और मिंजुन आसानी से समझ जाता है कि ये लोग जानते हैं कि हालात बुरे हैं। ऐसी चीज़ों के लिए कोई मैनुअल नहीं है और अगर डंजन सच में इनक्लोज डंजन में बदल गया है तो इसे क्लियर करना और मुश्किल हो जाएगा। ये मर्दाना अजीब आदमी अब भी याद करता है कि उसने एगार्ड में ऐसा कुछ देखा था, लेकिन ये इतना बुरा नहीं है, खासकर क्योंकि वो यहाँ है। इस बीच हुजुन मान लेता है कि ये वर्स्ट केस सिनेरियो है, वे सचमुच एक इनक्लोज डंजन में है। उसका साथी कुछ नहीं समझ पा रहा और घबरा रहा है, वो साफ तौर पर ऐसी हालत के लिए ट्रेन नहीं है। फिर हुजुन बताता है कि 2 खास मामलों में डंजन एंट्रेंस गायब हो जाता है। पहला, जब डंजन को क्लियर करने के बाद वो नेचुरली डिसिपेट हो जाता है, और दूसरा, जब वो एनक्लोज डंजन में बदल जाता है जहां बाहर से किसी के अंदर आते ही गेट गायब हो जाता है। बस इस बार यही हुआ है और इसका मतलब है कि 1 से ज़्यादा मॉन्स्टर्स आएंगे। अब बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है कि अंदर फंसे हर सिंगल मॉन्स्टर को हराया जाए। साथ ही हुजुन अपने साथी को साफ बता देता है कि बाहर से कोई मदद नहीं आने वाली, उन्हें अकेले ही इस मुसीबत से निकलना होगा। 4 रिक्रूट्स जिनके पास 0 रियल बैटल एक्सपीरियंस है और सिर्फ 2 इंस्ट्रक्टर्स के साथ, उन्हें खुद ही डंजन क्लियर करना पड़ेगा। हुजुन रिक्रूट्स को उनकी मौजूदा स्थिति समझा देता है, जिससे वे दिखने लायक हद तक हिल जाते हैं, जैसा कि उम्मीद थी। ऊपर से हुजुन को ये भी नहीं पता कि यहाँ किस तरह के मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं, तो हालात जल्दी डेडली मोड़ ले सकते हैं। फिर भी वे रुके नहीं रह सकते, उन्हें ताकत रहते आगे बढ़ना होगा। उसे अफसोस है कि इंस्ट्रक्टर्स ने गियर पहने बिना ही अंदर छलांग लगा दी, वे तो बस ट्रैक सूट्स में बच्चों को मॉनिटर करने आए थे। इस हालात में कुछ गॉब्लिन्स भी उन्हें खत्म कर सकते हैं, क्योंकि हुजुन को अकेले एक गॉब्लिन मारने में लगभग 10 मिनट लगते हैं। तभी वो पीछे देखता है और याद करता है कि रिक्रूट्स अभी भी हंटर कोर सेफ्टी सूट्स पहने हुए हैं। वो सोचता है कि इन सूट्स की डिफेंसिव कैपेबिलिटीज को सबसे यथार्थ स्ट्रैटेजी के हिस्से के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, रिक्रूट्स को आगे रखकर हमले सहने देना जबकि इंस्ट्रक्टर्स पीछे से वार करें। ये योजना सही है, लेकिन इन बच्चों को मीट शील्ड बनाना हुजुन के गर्व और आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है। उन्होंने इतनी कठोर ट्रेनिंग सह ली है और इंस्ट्रक्टर्स पर भरोसा किया है कि वे उन्हें बचाएंगे, अब वही बच्चे चारा बन जाए, ये उसे बर्दाश्त नहीं। जबकि मिंजुन आराम से ऐसे दिखाता है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके टीममेट्स पागलों की तरह घबरा रहे हैं, खासकर क्योंकि ये मुसीबत ठीक उसी समय आई जब उनका ट्रेनिंग का आखिरी हफ्ता चल रहा था। अचानक ये मर्दाना अजीब आदमी महसूस करता है कि कुछ गड़बड़ है और इंस्ट्रक्टर उससे पूछता है कि क्या हो रहा है। तभी हुजुन अचानक ऐसे चीखने लगता है जैसे कुछ उसके अंदर से उसे घोंट रहा हो। उसका साथी दौड़कर पहुंचता है, मिंजुन की ये चेतावनी नजरअंदाज करते हुए कि अभी पास मत जाओ, कहता है कि वो अभी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो फिर भी लुढ़कते हुए पास जाता है हुजुन की जांच करने, और उसी समय वही एहसास उसे भी होने लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद मिंजुन आगे आता है और नियंत्रण ले लेता है, बाकी टीम को कहता है कि पीछे रहो, नहीं तो इंस्ट्रक्टर्स जैसी हालत तुम्हारी भी हो जाएगी। वो दोनों की जांच करता है और समझ जाता है कि वे बस बेहोश हुए हैं और अभी किसी गंभीर खतरे में नहीं है। तभी स्पार्की को याद आता है कि उसने पहले कुछ जाना पहचाना स्मेल महसूस किया था। मिंजुन इंस्ट्रक्टर्स को रिक्रूट्स की तरफ फेंक देता है और कहता है कि उन्हें पकड़कर एग्जिट के पास सुरक्षित रखो। वो साफ कहता है कि किसी भी हालत में उसका पीछा मत करना। एक रिक्रूट उसे समझाने की कोशिश करता है, पूछता है कि जब इंस्ट्रक्टर्स ही गिर गए तो वो क्या करेगा। साफ तौर पर डरा हुआ और उससे अकेले न जाने की भीख मांगता है, लेकिन मिंजुन बिना हिचक डंजन के अंदर और गहराई में चला जाता है, पूरी तरह जागरूक कि मौत का ये असली खतरा उसे रोमांचित कर रहा है, खासकर क्योंकि ये इस बार अर्थ पर हो रहा है। फिर भी वो यकीन से मानता है कि इंस्ट्रक्टर्स के गिरने की असली वजह डिमोनिक एनर्जी की मौजूदगी है। ये जानकर उसे ज्यादा हैरानी भी नहीं होती कि अवेकेंड इंस्ट्रक्टर्स भी इस तरह की चीज से बेहोश हो सकते हैं। यहाँ तक कि इस गार्ड में भी लोग हमेशा खास प्रोटेक्शन के साथ उन मॉन्स्टर्स का सामना करते हैं जिनमें डिमोनिक एनर्जी होती है, क्योंकि ये साधारण इंसानों के लिए बेहद घातक है। लेकिन डार्क मेज के लिए डार्क एनर्जी वैसी है जैसे मरी हुई बैटरी को चार्ज करना, ये उनकी लाइफ सोर्स है। डंजन में दौड़ते हुए कुछ देर बाद मिंजुन आखिरकार उस जगह पहुंचता है जहां से ये जबरदस्त डिमोनिक एनर्जी फैल रही है।
ये जगह पूरी तरह शांत है और कहीं भी कोई मॉन्स्टर नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये बात ही मिंजुन के चेहरे पर मुस्कान ला देती है। वो छत की ओर देखता है, अच्छी तरह जानता है कि इतनी खतरनाक और अंधकार में डूबी हुई चीज कभी भी किसी डार्क मेज की संवेदनाओं से छुप नहीं सकती। और वहां वो है, वो उसकी मौजूदगी महसूस कर सकता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि डार्क हाउंड जैसा बीस्ट उसे यहाँ इस जगह पर मिलेगा। लेकिन गलती मत करना, ये कोई आम हाउंड्स का रूपांतर नहीं है। नाम में समानता के बावजूद डार्क हाउंड पूरी तरह से अलग नस्ल का है और कहीं अधिक खतरनाक है। पहली बार मिंजुन ने इस गार्ड में इसे लगभग 1 साल बाद देखा था, जब उसे समन किया गया था। तब वो मुश्किल से जान बचा पाया था। यहाँ तक कि अर्थ के मॉन्स्टर गाइड्स भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करते। ये इतना क्रूर है। डार्क हाउंड सीधा छत से झपटता है, लेकिन मिंजुन जरा भी नहीं हिलता। वो बस वहीं खड़ा रहता है, जैसे किसी पुराने चेहरे को देखकर राहत महसूस कर रहा हो। एक हल्की मुस्कान के साथ वो बीस्ट को खाने के लिए धन्यवाद देता है और अगले ही पल वो उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारता है, जो उसकी खोपड़ी हिला देता है और मॉन्स्टर को एक रैगडॉल की तरह पीछे उड़ा देता है। डार्क हाउंड जोर से जमीन पर गिरता है, उसका चेहरा खून से लथपथ और दांत टूटे हुए हैं, जबकि मिंजुन की आंखों में उसकी डेमोनिक एनर्जी के लिए भूख चमक रही है। संतोषजनक प्रहार के बावजूद हवा में खून की गंध गाढ़ी और मतली पैदा करने वाली है, लेकिन उसे परवाह नहीं। इसका मतलब है कि रिचार्ज शुरू होने वाला है। खून की गंध भले ही अभी भी बीमार कर देने वाली हो, लेकिन डार्क हाउंड की मौत के बाद निकल रही पागलपन भरी मात्रा में डेमोनिक एनर्जी ही असली इनाम है। यही वजह है कि ऐसे बीस्ट को मारना आसान नहीं होता। उसका जहरीला खून मजाक नहीं है। अगर कोई साधारण इंसान उससे संपर्क कर ले तो उनकी त्वचा वहीं सड़ने लगेगी। लेकिन ये सब किसी डार्क मेज पर लागू नहीं होता। जैसे ही डिमोनिक एनर्जी डार्क हाउंड से बाहर निकलती है, मिंजुन उसे अपने चेहरे पर एक संतुष्ट भाव के साथ सोख लेता है। जैसे ही मिंजुन इस डिमोनिक एनर्जी के रस को सोखता है, उसे पता है कि इसके साथ आने वाले सभी खतरनाक साइड इफेक्ट्स किसी डार्क मेज पर असर नहीं करते। वो लंबे समय बाद डिमोनिक एनर्जी सोखने पर रोमांचित है, महसूस करता है कि वो अब लगभग 5% चार्ज हो चुका है। फिर भी वो समझ नहीं पा रहा कि इस गार्ड का डार्क हाउंड यहाँ जैसी जगह पर कैसे आ सकता है। उसने सोचा था कि अर्थ के मॉन्स्टर्स में थोड़ी बहुत डिमोनिक एनर्जी हो सकती है, लेकिन इंस्ट्रक्टर्स को इस तरह बेहोश होते देखना गंभीर सवाल उठाता है। उसे शक है कि उन्होंने इससे पहले कभी ऐसा कुछ देखा भी नहीं होगा। ट्रेनिंग सेंटर में मॉन्स्टर एजुकेशन के दौरान कभी डेमोनिक एनर्जी या डार्क हाउंड्स का जिक्र नहीं हुआ था, और ये संभावना कि एक डार्क हाउंड डिमेंशनल ट्रैवल कर सकता है सवाल से बाहर है। केवल उसके जैसा कोई जो डार्क मैजिक के शिखर तक पहुंच चुका हो ऐसा कर सकता है, या फिर शायद कोई सेंट जो गॉड्स पावर का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि ये कोई साधारण क्षमता नहीं है। मिंजुन सोचता है कि कहीं वो ज्यादा सोच तो नहीं रहा, या ये सच में कोरिया में डार्क हाउंड के आने का पहला मौका है। जो भी हो, वो कोड ढूंढने और रिपोर्ट दर्ज करने का फैसला करता है, और आखिरकार वो ऐसा कर भी लेता है। इस बीच होजुन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और सभी रिक्रूट्स उसे होश में आता देख राहत महसूस करते हैं। वे उसके आसपास जमा होकर पूछते हैं कि वो ठीक है या नहीं, लेकिन दोनों इंस्ट्रक्टर्स अचानक सीधा बैठ जाते हैं, जिससे उनके जूनियर्स डर जाते हैं। होजुन तुरंत पूरी जानकारी मांगता है। ये चेक करता है कि कोई घायल तो नहीं हुआ या उनकी बेहोशी के दौरान कुछ हुआ तो नहीं। जूनियर्स मानते हैं कि उन्हें एक पल के लिए लगा था कि दोनों ज़ॉम्बी बन गए हैं, लेकिन उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि सब ठीक है। फिर वे बताते हैं कि मिंजुन अकेला डंजन में गहराई तक चला गया। ये खबर होजुन को चौंका देती है, और जब रिक्रूट्स बताते हैं कि उसके और उसके साथी के बेहोश होने के बाद क्या हुआ, तो होजुन का चेहरा गुस्से से मरोड़ खा जाता है। वो इस बात पर नाराज है कि मिंजुन ने इतनी खतरनाक स्थिति में अकेले कदम उठाया। दांत पीसते हुए सोचता है कि ये हरकत किसी को प्रोग्राम से बाहर निकालने के लिए काफी है। हालांकि उसे लगता है कि वो खुद को आलोचना करने की स्थिति में नहीं है, खासकर तब जब वो जूनियर्स की रक्षा करने के बजाय खुद बेहोश हो गया। लेकिन वो फिर खुद को संभालता है, ये समझते हुए कि उसे किम मिंजुन को ढूंढकर वापस लाना होगा। जैसे ही वो कदम बढ़ाने वाला होता है, एक जूनियर अचानक आगे की ओर इशारा करते हुए पुकारता है। सभी के लिए हैरानी की बात यह है कि मिंजुन ऐसे अंदर आता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, अपने कंधे पर डेड डार्क हाउंड को आसानी से उठाए हुए। वो यहाँ तक पूछता है कि सब ठीक है ना, जैसे ये बस एक सामान्य दिन हो। इंस्ट्रक्टर्स जम जाते हैं, उनके जबड़े जमीन में गड़ जाते हैं, उनके दिमाग मॉन्स्टर के आकार को देखकर सुन्न हो जाते हैं। वे ये सोच भी नहीं पाते कि ये लड़का इसे अकेले कैसे मार सका। बिना देर किए मिंजुन उस विशाल हाउंड को उनके सामने गिरा देता है और कहता है कि इसे चेक करो। इंस्ट्रक्टर्स पास से देखते हैं और तुरंत समझ जाते हैं कि यही वो बीस्ट था जिसकी वजह से वे पहले बेहोश हुए थे। अब रिक्रूट्स को पता चलता है कि जिन हाउंड से वे लड़े थे वे तो उसके बच्चे थे, और ये असली खतरा था। कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा कि मिंजुन ने इतना बड़ा क्रीचर अकेले मार दिया। तभी डंजन गेट टिमटिमाता है और उसी जगह फिर प्रकट हो जाता है। अब भी समझ नहीं पा रहे कि क्या हुआ। होजुन मिंजुन की ओर मुड़कर पूछता है कि क्या उसने सच में इसे अकेले मारा। मिंजुन बस उसी शांत मुस्कान के साथ सिर हिला देता है। होजुन अपने साथी से कहता है कि रिक्रूट्स को पहले बाहर ले जाओ, और वादा करता है कि वो तुरंत पीछे आएगा।
फिर मिंजुन को अलग ले जाकर वो उससे कहता है कि लेफ्टिनेंट को हर एक बात बताओ, जिसमें यह भी हो कि कैसे दोनों इंस्ट्रक्टर्स बेहोश हो गए और रिक्रूट्स को अकेला छोड़ दिया। होजुन जानता है कि उनके पास कोई बहाना नहीं है, भले ही इसका मतलब मिलिट्री प्रिजन जाना हो, लेकिन मिंजुन की वजह से सब बिना चोट के जिंदा वापस आ गए। स्पार्की मुस्कुराकर कहता है कि होजुन अभी थोड़े शर्मिंदा लग रहे हैं, लेकिन होजुन कहता है कि एक सच्चा आदमी अपनी गलतियां मानता है। इसके साथ ही वो कहता है कि अब इस अभिशप्त जगह को छोड़ने का समय है। फिर भी होजुन समझ नहीं पा रहा कि उसे बेहोश करने की वजह क्या थी। वो पहले से ही जानता है कि इस सवाल के साथ उसकी रातें बेचैन होने वाली हैं। इस बीच मिंजुन अब भी इस बात पर अटका हुआ है कि उसे अपने ट्रेनिंग के आखिरी हफ्ते में एक बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिला। जैसे ही वो निकलने के लिए मुड़ता है, अचानक उसके सामने एक सिस्टम विंडो प्रकट होता है जिसमें लिखा होता है कि एरर ठीक हो गया है। मिंजुन स्क्रीन को घूरता है, पूरी तरह से हैरान, बड़बड़ाते हुए कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा इसका मतलब क्या है। वो गाली देता है और इसे इस गार्ड वाले पुराने कबाड़ जैसा कहता है। लेकिन फिर स्क्रीन अपडेट होती है और उसे लूमी नूना का कल्ट फाउंडर घोषित करती है, जो उसका पसंदीदा कैरेक्टर है, और उसके स्टैट्स दिखाती है। स्ट्रेंथ, एजिलिटी और स्टैमिना सभी 60 पर हैं और डेमोनिक एनर्जी 10 पर। उसकी एकमात्र लिस्टेड स्किल है करप्शन, जो ई रैंक की है। नंबर उसे ज्यादा परेशान नहीं करते, लेकिन पूरी सेटअप में कुछ तो अजीब है, खासकर स्टेटस विंडो में लूमी नूना का हिस्सा। लूमी डंजन पावर फाइटर गेम का एक कैरेक्टर है, वही गेम जो वो समय बिताने के लिए खेलता है। एगार्ड में जब वो डार्क मैजिक पावर्स के शिखर तक पहुंच गया था और पागल भक्तों से तंग आ चुका था, तो उसने उन्हें चकमा देने के लिए लूमी के नाम पर मजाक में एक कल्ट बनाया था। अब किसी तरह ये मजाक यहाँ भी उसके पीछे आ गया है। पहले सब लोग मेनोल से दुनिया पर कब्जा करने की भीख मांगते थे, लेकिन उनसे छुटकारा पाने के लिए उसने लूमी नूना का फैन क्लब बना लिया। योजना बुरी तरह असफल हो गई और इससे और भी पागल लोग उसे पूजने लगे। अब अपने वर्तमान स्टैट्स को देखते हुए मिंजुन समझता है कि वो कितना कमजोर हो गया है। जब वो पहली बार बिना किसी डिमोनिक एनर्जी के वापस आया था, तो उसने सोचा था कि डिमेंशनल ट्रैवल पर कुछ पेनल्टी होगी। फिर भी जिन अनगिनत स्किल्स की सूची पहले उसके पास थी, उनमें से अब सिर्फ एक बची है, और वो है करप्शन, वो भी बेहद कम रैंक पर। इस समय उसे लगता है कि इस स्किल का असर शायद पेट दर्द जितना ही है। ये कोई थर्ड रेट नॉवल नहीं है, लेकिन पूरी स्थिति की बेतुकापन उसे उल्टी करने जैसा महसूस करा रहा है। इस हालत में वो अपने किसी भी लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकता, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो पहले भी डार्क मैजिक हायरार्की के शीर्ष तक पहुंच चुका है। अगर उसने पहले किया था तो वो फिर कर सकता है। इस बार उसके पास एक ठोस कारण भी है। उसे जल्दी से अपनी शक्ति वापस पानी होगी ताकि वो उस गेम कंपनी की मदद कर सके जो मॉन्स्टर्स की वजह से डेवलपमेंट हेल में फंसी हुई है। लेकिन एक बात पक्की है, ये ई-गार्ड के समय जैसा नहीं है जब उसके पास सहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब गेम कंपनी उसके इंतजार में है। उस दिन ट्रेनिंग सेंटर में अफरा तफरी मच गई जब खबर फैली कि एक ट्रेनिंग डंजन ने खुद को बंद कर लिया है जबकि सेशन चल रहा था। इसके ऊपर लेफ्टिनेंट ने कोई स्पष्ट आदेश नहीं दिए थे और एक साधारण रिक्रूट ने न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज के मॉन्स्टर को मार गिराया था, जबकि इंस्ट्रक्टर्स लगातार अप्रत्याशित घटनाओं से चौकन्ने हो गए थे। रिक्रूट्स, जिन्हें अपने प्राइवेट रैंक मिलने थे और डिस्पैच तक थोड़ी आज़ादी का आनंद लेना था, अचानक तूफान के केंद्र में आ गए। जूनियर्स को लग रहा है कि वे शापित हैं, ये नहीं जानते कि उनका स्टैंड बाय स्टेटस कब खत्म होगा, और ये सब ट्रेनिंग के आखिरी हफ्ते में हो रहा है। इस समय वे तो बस बैठकर टीवी देखने को भी तैयार हैं। लिहोचन पार्क जुंगवान से पूछता है कि क्या मिंजुन ने सच में उस बड़े हाउंड को अकेले मार दिया। जुंग डब्ल्यू अब भी उत्साहित होकर कहता है कि पहले उसने सोचा ये गाय है क्योंकि ये इतना बड़ा था, लेकिन हाँ, मिंजुन ने इसे ध्वस्त कर दिया। फिर वे सोचने लगते हैं कि क्या किम मिंजुन 2 साल में सार्जेंट के रैंक तक पहुंच सकता है, लेकिन कोई कहता है कि हंटर कॉर्प्स के एडवांस्ड एग्जाम्स कोई मजाक नहीं है। ज्यादातर लोग तो पूरे 5 साल सेवा करने के बाद भी कॉर्पोरल के रूप में डिस्चार्ज होते हैं, यहाँ तक कि कुछ प्राइवेट फर्स्ट क्लास के रूप में भी बाहर जाते हैं। इसके बाद किम मिंजुन सैल्यूट करता है जब वो कमांडर चॉय से मिलता है और लेफ्टिनेंट ली मायंग को अजीब स्थिति में खड़े देखता है। चॉय आराम से ली से बाहर जाने के लिए कहता है और जैसे ही वो बाहर जाता है, चॉय हंस पड़ता है, कहता है कि लेफ्टिनेंट को डंजन्स की ठीक से जांच न करने के लिए सजा मिली है। लेकिन सीधे मुद्दे पर आते हुए चॉय कहता है कि उन्हें कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। चूंकि मिंजुन ने सबसे ऊंचा स्कोर प्राप्त किया है, उसके पास एक खास प्रस्ताव है और वो पूछता है कि क्या वो इसे सुनने में दिलचस्पी रखता है। मुर्गियों के झुंड में सारस एक इडियम है जिसका इस्तेमाल किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो बाकी सबसे अलग और श्रेष्ठ हो। कमांडर चॉय का मानना है कि किम मिंजुन साधारण नहीं है और वो सच में आभारी है कि उसने अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति को देखा। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वो इतना असाधारण सारस देखेगा जो औसत से ऊपर वालों को भी मुर्गियों जैसा बना देता है। चॉय कहता है कि इस तरह की प्रतिभा को नियमित रैंकों में भेजना राष्ट्रीय क्षति होगी, खासकर जब उन्हें कुशल कर्मियों की सख्त जरूरत है। वो ये भी कहता है कि उसने सुना है कि मिंजुन जल्दी आगे बढ़ना चाहता है। आमतौर पर एक नियम है जो प्राइवेट्स को कम से कम 1 साल तक प्रमोशनल एग्जाम देने से रोकता है, लेकिन जब एक्सेप्शंस की बात आती है तो मामला अलग होता है, और ये बात मिंजुन को थोड़ी हैरानी में डाल देती है।
तभी कमांडर चॉय ये बम गिराता है। उसके पास ट्रेनिंग कमांडर के रूप में मिनजून को वो एक्सेप्शन देने का अधिकार है, बस एक शर्त पर। वो चाहता है कि मिनजून स्वेच्छा से चयोर वान गैंग वैंडो में तैनात हंटर कॉर्प्स के लिए काम करे। बूढ़ा आदमी मेज पर जोर से हाथ मारते हुए चिल्लाता है कि अगर मिनजून वहां जाए तो उसे प्रमोशन के लिए पूरा 1 साल भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उनके बीच एक अजीब सी चुप्पी छा जाती है। चॉय सोचने लगता है कि शायद चोरन पर भेजना जरा ज्यादा हो रहा है, भले ही कोई तेजी से आगे बढ़ना चाहता हो। शायद ये एक्सेप्शन भी उसे लुभाने के लिए काफी न हो। उधर मिनजून के चेहरे पर न तो कोई चिंता है न दिलचस्पी। वो गहरी सोच में डूबा है। उसे याद आता है कि चोरन में इनविंसिबल हंटर स्क्वाड की 104th डिवीजन है, वही जगह जिसके बारे में उसके साथी उसे दूर रहने की चेतावनी देते थे। वहां का मौसम बेहद खराब है, बर्फ लगातार गिरती रहती है और डंजन व मॉन्स्टर्स जब चाहे निकल आते हैं। इसे सबसे कठिन पोस्टों में से एक माना जाता है, लेकिन मिनजून को फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ जाएगा, बस प्रमोशन जल्दी हो। ये प्रमोशन एक्सेप्शन एक सुनहरा मौका है। ऊपर से वहां डंजन की भरमार है जो उसके लिए बिल्कुल सही है। उसकी प्लानिंग सफल होने के लिए उसे जल्द से जल्द रैंक अप करना होगा। जितना ऊंचा रैंक उतना बड़ा उसका एक्शन का दायरा, और प्रमोशन पाने का सबसे अच्छा तरीका है डंजन में खुद को साबित करना। यही सोचकर किम मिनजून एक सीधा ठोस हाँ कह देता है। वो तैयार है। कमांडर चोई हैरान रह जाता है कि ये आदमी इतनी सहजता और हिम्मत के साथ चावान जैसी बर्फीली क्रूर जगह जाने के लिए मान गया। बाद में पार्किंग लॉट में कई लोग वैन के पास जमा हैं। कमांडर चॉय आंसू बहाते हुए किम मिनजून को विदा कर रहा है और उससे कह रहा है कि जैसे ही वो बेस पहुंचे उसे खबर दे। मिनजून सोचता है कि ये बूढ़ा ज्यादा ड्रामा कर रहा है, मानो वही उसे इग्नोर करेगा। चॉय कसम खाता है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन मिनजून को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी कमांडर पूछता है कि क्या वो सच में क्योरवान जा रहा है और क्यों उसने वो जगह चुनी जिसे सब टालते हैं। मिनजून कहता है कि ये इतना बड़ा प्लान है कि बूढ़ा समझ भी नहीं पाएगा, और ये भी जोड़ देता है कि उसके पास एक पागलपन भरा लक्ष्य है। चॉय मजाक में पूछता है कि क्या वो 100 बार मैक्स लेवल मारना चाहता है। मिनजून सहजता से बताता है कि वो कल ही 13वां मैक्स लेवल हिट कर चुका है, तो 100 उसके लिए कोई चुनौती नहीं है। चॉय को पूरा यकीन हो जाता है कि ये लड़का पागल है। इसके बाद मिनजून की गाड़ी चल पड़ती है। रास्ते में वो देखता है कि सबसे शोर मचाने वाला आदमी अपने बेस चला गया, और वो सोचने लगता है कि वो अचानक अकेला क्यों सफर कर रहा है। तभी एक आर्मी जीप आकर रुकती है और किम मिनजून को बुलाती है, जिससे वो हैरान रह जाता है। स्टीयरिंग पर बैठा आदमी है किम एमजेआई, काले चश्मे लगाए, जो आराम से पूछता है कि क्या लड़का लंबे समय से इंतजार कर रहा था, और कहता है कि बर्फ ने उसे धीमा कर दिया। मिनजून को तो ये भी पता नहीं था कि बर्फ गिरनी शुरू हो गई है। एमजेआई उससे कहता है कि पीछे बैठ जाएं ताकि वे स्क्वाड की ओर निकल सकें। मिनजून सोचता है कि ये गोरिल्ला जैसे आदमी को अपना दिखावा बहुत पसंद है। पीछे बैठते ही उसे एहसास होता है कि अब वो आधिकारिक तौर पर सोल्जर की जिंदगी शुरू करने वाला है। लेकिन एक बात उसे परेशान कर रही है, हेजिंग। उसे वे टीवी शोज याद आते हैं जहां सीनियर नए आने वालों को बेवकूफ़ी भरे काम करवाते हैं, जैसे ड्रैगन बॉल्स ढूंढना या फालतू एरंड पर दौड़ाना। मिनजून जानता है कि उसमें ऐसी बकवास झेलने का धैर्य नहीं है, लेकिन सोचता है कि किसी तरह सहना पड़ेगा। रास्ते में उसे एहसास होता है कि अगर वो गुस्से में आकर किसी सीनियर को मार बैठा तो उसकी सारी प्लानिंग खत्म हो जाएगी और उसे मिलिट्री प्रिजन में भेज दिया जाएगा। जैसे जैसे वे मंजिल के करीब पहुंचते हैं, इनविंसिबल हंटर कॉर्प्स की वैन पर हल्की बर्फ गिरने लगती है। वे गैंगवेंडो चोरान के हंटर कॉर्प्स 104th डिवीजन 2nd बटालियन पहुंचते हैं। एमजे दरवाज़ा खोलकर नए लड़के को अंदर धकेल देता है और वहां मौजूद सैनिकों से कहता है कि इसे खिलाओ और इसे सिखाओ कि यहाँ कैसे काम होता है। सैनिक हैरान हैं क्योंकि उन्हें कोई सूचना नहीं मिली थी, लेकिन जैसे ही वे नए आदमी को देखते हैं, हंसने और खुश होने लगते हैं, मानो कोई नया खिलौना मिल गया हो। मिनजून के परिचय देते ही स्क्वाड को एहसास होता है कि ये वही है जिसके बारे में अफवाह है, वो पागल जिसने अकेले जायंट हाउंड को हराया था। एक आदमी मिनजून का बैग बाल्टी की तरफ फेंक देता है, जिससे वो उसका सामान खोलने का जिम्मेदार हो जाता है। मिनजून जल्दी ही समझ जाता है कि ये दो सबसे ज्यादा शोर मचाने वाले लोग डॉम के अल्फा हैं, बड़े मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ खड़े। वे उससे पूछते हैं कि उसने ये जगह क्यों चुनी, जबकि उसके टॉप स्कोर उसे आराम से रियलाइन पोस्ट दिला सकते थे। मिनजून बस सोचता है कि फ्रंटलाइन असली अनुभव देती है और जल्दी रैंकअप का सबसे अच्छा तरीका है। वे लोग उसे पागल कहते हैं। फिर वे पूछते हैं कि क्या उसकी कोई बहन या गर्लफ्रेंड है, लेकिन मिनजून कहता है कि वो जन्म से ही अकेला है। उसकी क्षमता देखने के लिए वे उसे तंग करते हैं कि वो अपना टैलेंट दिखाए। मिनजून सोचता है कि अगर दिखाने से ये चुप हो जाएं तो ठीक है। वो एक उंगली पर पुशअप करने लगता है, लेकिन इससे एक अल्फा चिढ़ जाता है और कहता है कि वो तो ये पूरे दिन कर सकता है। दूसरा अल्फा सार्जेंट चो से कहता है कि बच्चे को दिखाने दो। फिर मिनजून उंगली पर वर्टिकल पुशअप करने लगता है, जिससे पूरा कमरा दंग रह जाता है। वे सोचने लगते हैं कि क्या उनके प्लेटून में कोई ये कर सकता है। तभी उन्हें याद आता है कि एक सार्जेंट ऐसा कर सकता है। तभी एक डरावना सैनिक अंदर आता है और स्पार्की को रास्ते से हटने को कहता है। अल्फा लोग पीले पड़ जाते हैं और मिनजून की तरफ इशारा करते हैं, बताते हैं कि वही वर्टिकल पुशअप कर रहा है। उस आवाज को सुनते ही मिनजून चौंक जाता है। ये ली सन हो है।
सार्जेंट ली सनहो का मुंह खुला रह जाता है जब वो किम मिनजुन को वहां खड़ा देखता है। मिनजुन भी उतना ही हैरान है। सार्जेंट चो तुरंत सनहो को चिढ़ाने लगता है, पूछता है कि वो इतना थका हुआ क्यों लग रहा है जब वो अभी अभी इंस्ट्रक्टर के रूप में तैनात हुआ है। दूसरा आदमी भी शामिल हो जाता है, उसकी रुकीज को तंग करने वाली छुट्टियों पर ताना मारता है और पूछता है कि इस बार कितने दिन छुट्टी मिली। सुनहो आलसी नजरों से कहता है कि 4 दिन, जिससे दोनों और चिढ़ जाते हैं और शिकायत करने लगते हैं। चो उसे पार्टी खराब करने वाला कहकर गाली देता है। पीछे मिनजुन इस ड्रामे को देखकर सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है। सनहो तंग आकर लेट जाता है और वोल्केनिक डंजन का लाइव स्ट्रीम देखने लगता है जिसमें गर्म इलाका दिख रहा है जो लगातार डैमेज देता है। मिनजुन को साफ समझ आता है कि उनके रैंक और अनुभव में बहुत फर्क है। अचानक सनहो प्राइवेट फर्स्ट क्लास ली डोंगजिन को बुलाता है और कहता है कि वो अपने सीधे जूनियर को ठीक से ट्रेन करे, जो कि मिनजुन ही है। डोंगजुन दोस्ताना अंदाज में अपना परिचय देता है और कहता है कि खाना खाते हुए बात करेंगे क्योंकि उसके पास पोस्ट एक्सचेंज रिटेल स्टोर का स्पेशल पास है। मिनजुन हैरान है, उसे पता नहीं था कि वे खुद वहां नहीं जा सकते। जैसे ही वे पहुंचते हैं, डोंगजुन कहता है कि जो चाहे ले लो। मिनजुन मानता है कि वो बहुत खाता है, लेकिन डोंगजुन कहता है कि जो भी चाहिए ले लो। मिनजुन सोचता है कि ये आदमी अच्छा है, लेकिन जैसे ही बिल 30,000 वॉन आता है, डोंगजुन पसीने में भीग जाता है। कैशियर भी मजाक करता है कि क्या वो डर गया है। मिनजुन खाते हुए पूछता है कि स्पेशल पास की जरूरत क्यों है। डोंगजुन समझाता है कि प्राइवेट्स और प्राइवेट फर्स्ट क्लास सैनिक सिर्फ वीकेंड में स्टोर इस्तेमाल कर सकते हैं और जिम जाने के लिए कम से कम प्राइवेट फर्स्ट क्लास और पीसी रूम के लिए कॉर्पोरल होना पड़ता है। मिनजुन डोरिटोस खाते खाते चौंक जाता है कि यहाँ पीसी रूम्स भी हैं। डोंगजुन कहता है कि यही नियम है और लो रैंक प्राइवेट को पीसी रूम में नहीं बैठने देंगे तो आदत डाल ले। मिनजुन इस सिस्टम को बदलने के लिए जोश में आ जाता है, लेकिन डोंगजुन साफ कह देता है कि इसके लिए पहले कॉर्पोरल बनना होगा। फिर वो अपना नजरिया देता है कि उसकी राय में आदमी को सार्जेंट बनने के बाद ही कॉर्पोरल के लिए ट्राई करना चाहिए और ये रास्ता आसान नहीं है। मिनजुन को जल्दी ही समझ आ गया कि वो यहाँ अपने हिसाब से नियम तोड़कर नहीं चल सकता। पीसी रूम की पाबंदी उसे काफी खल रही थी और अब वो सोचने लगा कि क्या रैंक बढ़ाने का कोई शॉर्टकट है। डोंगजुन अपने ही कड़वे अनुभव से बताता है कि वो एडवांसमेंट एग्जाम में इतनी बार फेल हो चुका है कि पिछले 3 साल से प्राइवेट फर्स्ट क्लास पर ही अटका हुआ है। वो खुद को बेकार कहता है, लेकिन मिनजुन उसे कहता है कि अगली बार वो जरूर पास होगा। सच तो ये है कि मिनजुन को डोंगजुन का अंदाज पसंद है और वो चाहता है कि दोनों साथ में रैंक बढ़ाएं ताकि पीसी रूम भी साथ जा सके। तभी एक बड़ा सा आदमी अंदर आता है, सार्जेंट किम ग्वांगशिक, जो उन्हें खाते हुए देखता है और स्नैक्स पर नजर डालता है। वो कैजुअली पूछता है कि क्या कुछ अच्छा खा रहे हैं। डोंगजुन उसे शामिल होने का न्योता देता है और ग्वांगशिक भी मुफ्त खाने का मौका नहीं छोड़ता। वो उनके साथ बैठ जाता है, मुट्ठी भर चिप्स उठाता है, सोडा खोलता है और खाते खाते उन्हें भरोसा दिलाता है कि उनकी इस छोटी सी बातचीत के बारे में वो किसी को नहीं बताएगा। लेकिन ग्वांगशिक चेतावनी देता है कि अगर वे कल फायर आर्म्स ट्रेनिंग में बेकार निकले तो समझो गए काम से। वो साफ कह देता है कि मिनजुन को किसी भी चीज़ में आसानी से निकलने नहीं देगा और सीधे पूछ लेता है कि क्या उसे शूटिंग आती भी है। डोंगजुन बीच में बोलता है कि वो अभी मिनजुन को समझाने वाला था कि यहाँ की फायर आर्म्स ट्रेनिंग बाकी जगहों से कितनी अलग है, लेकिन ग्वांगशिक मानता नहीं। वो भौं उठाकर पूछता है कि क्या डोंगजुन ये इशारा कर रहा है कि वो ज्यादा दखल दे रहा है, जबकि मिनजुन तो ठीक है। फिर वो डोंगजुन को ताना मारते हुए कहता है कि अगर वो इतना अच्छा है तो अब तक प्राइवेट फर्स्ट क्लास पर क्यों अटका है। ये सुनकर मिनजुन को थोड़ा गुस्सा आता है और वो चुपचाप थोड़ी सी डेमोनिक एनर्जी छोड़ता है, बस इतनी कि सामने वाला असहज हो जाए। अचानक ग्वांगशिक उठ खड़ा होता है जैसे उसके पेट में कुछ गड़बड़ हो गई हो और स्नैक्स को दोष देने लगता है। मिनजुन हंसी रोकने की कोशिश करता है, देखता है कि वो चिप पैकेट में एक्सपायरी डेट ढूंढ रहा है। ग्वांगशिक अब स्नैक्स पर पछताते हुए उन्हें उठने का इशारा करता है। उसी पल मिनजुन को लगता है कि करप्शन स्किल का रोजमर्रा में भी अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। वहीं ग्वांगशिक अब भी अनजान है, सोचता है कि उसका पेट अचानक बिगड़ गया। फिर मिनजुन डोंगजुन का ध्यान खींचते हुए उससे फायर आर्म्स ट्रेनिंग के बारे में डिटेल में बताने को कहता है। अच्छा इंसान, हमेशा मदद को तैयार, पूछता है कि क्या मिनजुन ने पहले कभी KX-2 के साथ ICM बुलेट्स इस्तेमाल की हैं। वो समझाता है कि यहाँ वे ICM से भी ज्यादा ताकतवर बुलेट्स इस्तेमाल करते हैं। ICM तो बस जैसे पोनीज हों, लेकिन हंटर कॉप्स की बुलेट्स जंगली स्टैलियंस जैसी हैं, जिनका रिकॉयल और आवाज तोप जैसी होती है। चूंकि यहाँ मॉन्स्टर्स अक्सर आ जाते हैं, फायर पावर ही सब कुछ है। डोंगजुन चेतावनी देता है कि शुरुआत में अजीब और दर्दनाक लग सकता है और हाँ, ट्रेनिंग के दौरान डांट भी पड़ेगी, लेकिन यकीन दिलाता है कि मिनजुन जल्दी ही आदत डाल लेगा। मिनजुन को पोनी से स्टैलियन का कंपैरिजन अच्छा लगता है। उसे याद आता है कि इस गार्ड में उसने लॉन्ग रेंज वेपन्स देखी थीं जो एलिफेंट के बराबर थीं, लेकिन स्टैलियन का ख्याल उसे उत्साहित कर देता है। वो एलिफेंट वेपन तो फायर आर्म कहलाने लायक भी नहीं थी, वो तो एक तरह की सीज वेपन थी। अब स्टैलियन वाली तुलना के साथ मिनजुन कल की ट्रेनिंग के लिए पूरी तरह तैयार है। उधर डोंगजुन सोच रहा है कि सार्जेंट ग्वांगशिक का पेट अब ठीक हुआ या नहीं।
अगले दिन फायर आर्म्स ट्रेनिंग फैसिलिटी में गोलियों की तेज आवाज़ गूंज रही है क्योंकि सोल्जर्स मूविंग हाउंड टारगेट्स पर निशाना साध रहे हैं। जब मिंजुन की बारी आती है तो वो एक बार चूकता है, लेकिन बाकी 19 शॉट्स बिल्कुल सही लगाता है। अनाउंसर तो हैरान रह जाता है उसे मशीन की तरह शूट करते देख। बाकी सब डिसबिलीफ में देखते रह जाते हैं कि कैसे एक प्राइवेट ने इतना बेहतरीन निशाना लगाया। वे आपस में फुसफुसाने लगते हैं कि ये तो शूटिंग मॉन्स्टर है। सार्जेंट चो, जिसका पर्सनल बेस्ट 14 हिट्स है, जो स्क्वाड में एक्सीलेंट माना जाता है, भी दंग रह जाता है। उसी समय साइडलाइन से दो बड़े नाम देख रहे होते हैं। सेकंड बटालियन के सेकंड प्लेटून कमांडर सेकंड लेफ्टिनेंट किम माइकल, जो शॉक में जमे रहते हैं, और फर्स्ट सार्जेंट हॉट टॉक, बटालियन के एडमिनिस्ट्रेशन और सप्लाई ऑफिसर, जो धीरे से सिर हिलाकर मान लेते हैं कि एलीट प्राइवेट के बारे में जो रूमर्स थे वे सच थे। अब डॉम्स का अल्फा जानना चाहता है कि मिंजुन ने ये कैसे किया, लेकिन वो बस श्रक करके कहता है कि उसने इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए। ये जवाब सुनकर वे और चिढ़ जाते हैं। अचानक किम एमजेआई आकर मिंजुन की तारीफ करता है और कहता है कि दोपहर की स्पेशल फायर आर्म्स ट्रेनिंग में भी अपना बेस्ट दिखाना। चो को ये बात हजम नहीं होती। गुस्सा करता है कि ये न्यूबी स्पेशल ट्रेनिंग में कैसे जाएगा, जबकि उसका साथी मजी पर फेवरेटिज्म का आरोप लगाता है। बाकी लोग फुसफुसाते हैं कि अगर मिंजुन सारे 20 शॉट्स मार देता तो शायद उसे फिर से वेकेशन मिल जाता। इसी बीच ग्रुप का हैवी शूटर डोंगजुन से पूछता है कि ये एलीट ट्रेनिंग क्या है। डोंगजुन अभी भी शॉक में है कि ये नया प्राइवेट असल में फर्स्ट क्लास मार्क्समैन निकला। वो बताता है कि रुकीज़ को आमतौर पर इस ट्रेनिंग में जाने नहीं दिया जाता क्योंकि इसमें इम्प्रूव्ड कन्वेंशनल म्यूनिशंस बुलेट्स यानी बहुत बड़े हथियार इस्तेमाल होते हैं। अच्छा इंसान कहता है कि वो बाद में और समझाएगा और मिंजुन को प्रॉपर ब्रीफिंग वैसे भी मिल जाएगी। इस प्रोग्राम में 2 व्यक्ति की टीम को एक फैसिलिटी में भेजा जाता है जहां रास्ते में आने वाले मॉन्स्टर्स को खत्म करके एंड पॉइंट तक पहुंचना होता है। मॉन्स्टर्स हाई लेवल थ्रेट नहीं होते, लेकिन वे तेजी से मूव करते हैं और पलटकर हमला करते हैं। इसके अलावा बीच बीच में सिविलियन प्लेट्स अचानक आ जाती हैं और अगर उनमें से किसी एक को भी गोली लग गई तो ये मैसिव फेलियर माना जाता है। डोंगजुन जोड़ता है कि ये सब एग्जीक्यूटिव्स मॉनिटर और कंट्रोल करते हैं तो असली खतरा नहीं होता, लेकिन ये एक्चुअल कॉम्बैट सिनेरियो जैसा लगता है। मॉन्स्टर टारगेट्स का नाम सुनते ही मिंजुन का दिल तेज धड़कने लगता है। यही तो एक्शन है जिसके लिए वो आया था। मिसॉल में फीस्ट शुरू होते ही सोल्जर्स ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे कई दिन से भूखे हों। खाते खाते मिंजुन डोंगजुन को 13 लगातार शॉट्स मारने के लिए बधाई देता है, लेकिन डोंगजुन अभी भी 19 शॉट्स देखकर डिसबिलीफ में है। अच्छा इंसान थोड़ा शर्माता है, कहता है कि वो इतना अच्छा नहीं, बस थोड़ा अनुभव है। फिर वो बताता है कि असली मॉन्स्टर तो सार्जेंट ली शुंगहो है, जो औसतन 17 शॉट्स मारता है और स्क्वाड का टॉप शूटर है। ये सुनकर मिंजुन को एहसास होता है कि अब वो यूनिट का नंबर 1 शूटर बन चुका है। डोंगजुन को कोई शक नहीं कि मिंजुन स्पेशल फायर आर्म्स ट्रेनिंग में भी धमाल मचाएगा। क्यूरियस होकर मिंजुन पूछता है कि क्या डोंगजुन उसका पार्टनर होगा, लेकिन डोंगजुन बताता है कि टीम्स एग्जीक्यूटिव्स चुनते हैं और पेयरिंग का कोई अंदाजा नहीं होता। क्राइटेरिया एक थरो लैडर लॉटरी से तय होते हैं। स्पेशल फायर आर्म्स शूटिंग रेंज में स्क्वाड को 5 मिनट का टाइम मिलता है गियर अप करने का। अचानक ग्वांगशिक चिल्लाता है कि वो न्यूबी के साथ पैड है और कहता है कि ये मिसमैच है क्योंकि सार्जेंट और प्राइवेट में बहुत फर्क होता है। मिंजुन अब अपने पार्टनर के रूप में इस लाउड माउथ को देखता है जो अब भी हेजिंग मोड में है। ये आदमी स्मग होकर मिंजुन को बताता है कि स्क्वाड का एवरेज फिनिश टाइम 3 मिनट है और वार्निंग देता है कि अगर वो उससे धीमा निकला तो पछताएगा। मिंजुन कुछ नहीं कहता, जिससे ग्वांगशिक सोचता है कि रुकी का कॉन्फिडेंस टूट गया है। वो यहाँ तक मजाक करता है कि 19 हिट्स तो बस लकी थे। मिंजुन उसे लॉस्ट कॉज मानते हुए भी कामली कहता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। ग्वांगशिक कहता है कि अगर वो उससे धीमा हुआ तो बुरा होगा और उसे एडवाइस देता है कि वो अपने आगे वाली टीम को देखे और सीखे। किम एमजेआई पहले राउंड के शूटर्स को बुलाता है। लेन 1 में सार्जेंट किमी और लेन 2 में सार्जेंट जोंग हान दोनों तैयार होकर अपने अपने एलिवेटर्स में उतरते हैं और अंडरग्राउंड फैसिलिटी में ट्रेनिंग शुरू होती है। सेटअप टैक्टिकल मॉन्स्टर एलिमिनेशन और सिविलियन प्लेट्स को बचाने का है, लेकिन असल में ये ट्रूप्स के बीच कंपटीशन में बदल गया है। टारगेट है कि कोर्स सबसे तेज खत्म करके दूसरे से पहले रेड बटन दबाना। मॉन्स्टर आइकन्स का साइज क्रीचर की डेंजर लेवल पर निर्भर करता है। जितना खतरनाक मॉन्स्टर उतना बड़ा आइकन। ग्वांगशिक मिंजुन को कैजुअली बताता है कि इससे उसे अंदाजा हो जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। हर लेन में 2 मॉन्स्टर्स होते हैं और एनकाउंटर्स पूरी तरह रैंडम होते हैं, तो सामने आने तक किसी को नहीं पता कि वे किससे लड़ेंगे। अंदर एक विशाल रेक टोड मोंगी पर झपटता है, उसे पूरा निगलने की कोशिश में। मिंजुन देखता है कि मोंगी ने लेन 1 में तेज शुरुआत की थी, लेकिन ऐसे मॉन्स्टर के सामने उसकी लीड शायद खत्म हो जाए। दूसरी लेन में हान की शुरुआत एक मॉन्स्टर रैट को मारकर होती है। उसे लगता है कि ये रन स्मूथ रहने वाला है, लेकिन जैसे ही वो स्पीड पकड़ता है एक जायंट वर्म सरकता हुआ आता है और उसे पूरी तरह ब्लॉक कर देता है। वहीं दूसरी तरफ मोंगी पूरी तरह से गुस्से के मोड में है और दोनों रेक टोड्स को जानवर की तरह काट छाट देता है। उसे लगता है कि दूसरा बंदा हान तो अब तक खत्म कर चुका होगा क्योंकि वो रेक टोड्स काफी हंगामा कर रहे थे, लेकिन असल में इसका उल्टा होता है। मोंगी सीधा रेड बटन की तरफ दौड़ता है और उसे दबा देता है। अपनी जीत 2 मिनट 24 सेकंड में डिक्लेयर करता है।
आसपास सब लोग चीयर करने लगते हैं और हान की बदकिस्मती पर बातें करने लगते हैं कि उसे डेजर्ट वर्म मिल गया। मोंगी एक सेकंड भी नहीं गंवाता और हान को चिढ़ाता है, कहता है कि इस स्पीड पर तो देश की रक्षा करने से अच्छा है कुछ भी मत करो। वो उसे याद भी दिलाता है कि अब स्टोर में ट्रीट हान की तरफ से है। ह्योंग दांत भींचते हुए बड़बड़ाता है कि मोंगी बस किस्मत वाला था, लेकिन मोंगी ने सब कुछ देखा था और बताता है कि हान ने तो एक सिविलियन प्लेट पर भी फायर कर दिया था, तो वैसे भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाता। जब ये दोनों लड़ झगड़ रहे होते हैं, ग्वांगशिक को उनकी बेट याद आती है जो मिनजुन के दिमाग में एक आइडिया डाल देती है। वो सजेस्ट करता है कि एक और बेट लगाते हैं जिसमें हारने वाले को जीतने वाले की विश पूरी करनी होगी जैसे असली मर्द करते हैं। ग्वांगशिक हंसता है, सोचता है कि ये नया लड़का बस इसलिए अकड़ दिखा रहा है क्योंकि सीनियर्स ने अब तक थोड़ा सॉफ्ट रखा है। फिर भी ये बड़ा गुरिल्ला मान जाता है, लेकिन कहता है कि उसकी कोई ऐसी विश नहीं है जो मिनजुन जैसा प्राइवेट पूरा कर सके। मजाक में वो कहता है कि उसे अगले 3 महीने की सैलरी दे देना बेहतर होगा। मिनजुन सोचता है कि ये तो एक सिंपल पैसे का लोभी बंदा है, लेकिन फिर भी बेट फाइनल कर देता है। साइड में डांग जेवायन की टेंशन हर सेकंड बढ़ रही है। किम माई अगले ग्रुप को बुलाता है और मिनजुन सामने आता है ग्वांगशिक के साथ फाइट करने के लिए। जैसे ही वो दोनों फैसिलिटी में उतरते हैं, मिनजुन खुद को कोस रहा होता है कि उसने इतनी सस्ती उकसावे में आकर हाँ क्यों कर दी। वो जानता है कि आमतौर पर ध्यान न खींचना ही बेहतर होता है, लेकिन कोई उसे उकसाए और वो चुप रहे ये मुमकिन नहीं। बाहर भीड़ में काफी हलचल है, सब हाइप हैं कि एक सार्जेंट ने ट्रेनिंग के दौरान एक प्राइवेट के साथ बेट लगा ली है। कुछ तो मजाक भी कर रहे हैं कि कहीं ग्वांगशिक को इस नए लड़के को मॉन्स्टर से बचाने के लिए कूदना ना पड़े। तभी अचानक एक जोर का झटका आता है जिससे सबकी रूह कांप जाती है। लोग इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं क्या हुआ। नीचे अंडरग्राउंड में मिनजुन एक पल के लिए रुक जाता है, शेकिंग से कंफ्यूज होकर। उसकी आंखें फैल जाती हैं जब वो देखता है कि एक भयंकर एक आंख वाला मॉन्स्टर रट को ऐसे चबा रहा है जैसे पॉपकॉर्न हो। ये साइक्लॉप्स आधा खाया हुआ रट कचरे की तरह फेंक देता है और अगला शिकार ढूंढने के लिए मिनजुन की तरफ घूरता है। मिनजुन मन ही मन आह भरता है, सोचता है क्या झंझट है। उसे याद आता है कि आज डिनर में फ्राइड चिकन प्लान था, मतलब उसे ये सब जल्दी खत्म करना होगा। फिर भी वो एक पल के लिए रुकता है, सोचता है कि अगर गलती से गलत टारगेट पर फायर कर दिया और सिविलियन प्लेट हिट हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे ही मॉन्स्टर चार्ज करता है, मिनजुन सोचता है कि ये गुस्सैल मॉन्स्टर ऐसे क्यों बेकाबू हो रहा है। लड़ाई शुरू हो जाती है और मिनजुन सीरियस मोड में शिफ्ट होकर हर अटैक में अपनी डेमोनिक एनर्जी डाल देता है। एक जोरदार पंच मॉन्स्टर के पेट में लगता है जिससे वो कुछ पल के लिए शांत हो जाता है और मिनजुन सोचता है कि अब बस एक शॉट मारकर इसे खत्म करना है। लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने कुछ पागलपन होता है। मॉन्स्टर का फटा हुआ हाथ कुछ सेकंड में ही रीजेनरेट हो जाता है। उधर बाकी लोग पास में अफरा तफरी मचा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या नया लड़का सच में मॉन्स्टर से लड़ रहा है। सब ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। किम एमे का दिमाग जवाब देने के कगार पर है जब उसे समझ आता है कि हो क्या रहा है। नया लड़का उस साइक्लॉप्स से लड़ रहा है जो दूसरी लेन से भाग निकला है, और ये कोई आम साइक्लॉप्स नहीं बल्कि डिवारिंग डीमन है। ये साइक्लॉप्स जब एनर्जी अब्जॉर्ब करता है तो उसकी रीजेनरेशन और अटैक पावर पागलों की तरह बढ़ जाती है जब तक कि डाइजेशन फेज खत्म न हो जाए। लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ है। ये टाइप का मॉन्स्टर आमतौर पर तभी अटैक करता है जब उसे घेर लिया जाए, और यहाँ तो उसने दूसरा मॉन्स्टर खाकर ही बेकाबू हो गया। ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि ये मीटहेड ऐसे क्यों पागल हो रहा है। इस बीच मिनजुन पूरी तरह से लड़ाई में डूबा है, जैसे ये बस उसके लिए नॉर्मल ट्यूसडे हो। वो जानता है कि ये तो बस एक स्टैंडर्ड फायर आर्म्स ट्रेनिंग होनी चाहिए थी, न कि कोई लाइव बॉस बैटल। लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटता। वो मॉन्स्टर की खोपड़ी पर गोलियों की बरसात कर देता है, एकदम सटीक निशानों के साथ। कुछ शॉट उसकी आंख से पार हो जाते हैं और मिनजुन नोटिस करता है कि आंख बाकी हिस्सों से बहुत धीरे रीजेनरेट हो रही है। यही उसका मौका है। वो तेजी से मूव करता है, हर स्विंग को डॉज करते हुए। लेकिन अजीब बात यह है कि आंख खराब होने के बावजूद साइक्लॉप्स की अटैक स्पीड कम नहीं होती। यही सबसे डरावनी बात है। मिनजुन को शक होता है कि शायद वो उसे देखने से नहीं बल्कि उसकी आवाज या गंध से ट्रैक कर रहा है, या फिर उससे भी बुरा उसकी डिमोनिक एनर्जी को महसूस कर रहा है। हो सकता है यही ट्रिगर हो। साइडलाइन पर किम्मी पूरी तरह से आर्म्ड और सूटेड अप इस अफरा तफरी को देखता है और गिल्ट से भर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये सब ऐसे कैसे बिगड़ गया, लेकिन वो खुद को इसके लिए दोष देता है। कोई रेगुलर प्राइवेट ऐसे एनर्जी फ्यूल्ड साइक्लॉप्स का सामना नहीं कर सकता। ये तो सुसाइड मिशन है। अंदर ही अंदर एमी बस यही दुआ करता है कि मिनजुन जिंदा रहे, प्रे करते हुए कि नया लड़का थोड़ी देर तक टिक जाए। वो पूरी ताकत से उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ता है। उधर कॉर्पोरल किम ग्वांगशिक बटन की तरफ स्प्रिंट कर रहा है, कॉन्फिडेंट है कि वो 2 मिनट 30 सेकंड में टाइम मार देगा। वो सोचता है कि मिनजुन तो उसकी स्पीड से मेल खा ही नहीं सकता और शायद पहले ही फेल हो गया होगा जैसे उसने सोचा था। वो तो छुट्टी में उस लड़के की सैलरी उड़ाने के बारे में सोचते हुए हंस रहा है। लेकिन जैसे ही कॉर्पोरल किम ग्वांगशिक डेस्टिनेशन पर पहुंचता है, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वहां मिनजुन आराम से बटन के पास खड़ा है। मिनजुन साजन ग्वांगशिक की तरफ देखता है, उसके मुंह पर हंसी उड़ाता है और आराम से रेड बटन दबा देता है। ये देखकर ग्वांगशिक के चेहरे का रंग उड़ जाता है, पसीना बहने लगता है कि कहीं ये व्रत से बेट ना हार जाए। मजी के पास कोई शब्द नहीं बचते जब
जब वो वहां पहुंचता है, साइक्लॉप्स मरा हुआ है और उसे समझ नहीं आता कि मिंजुन ने ऐसा शॉट कैसे मारा जिससे ये अंजाम हुआ। पीछे सब पागल हो जाते हैं ये सुनकर कि नया लड़का 2 मिनट से भी कम में खत्म कर चुका है। किसी को यकीन नहीं कि मिंजुन ने एक फुली फेट साइक्लॉप्स अकेले मार गिराया। सबको लगता है ये कोई फ्लूक होगा। दोंगजुन उसे चिंता से देखता है, पूछता है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी या कुछ गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन मिंजुन शांति से कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर दोंगजुन की टेंशन थोड़ी कम हो जाती है और वो पूछता है कि साइक्लॉप्स को कैसे हराया। मिंजुन एक स्माइल देता है और कहता है कि ये सब उसकी ट्रेनिंग का कमाल है। वहीं कॉर्पोरल किम ग्वांगशिक जलते हुए देख रहा है। तभी कोई बंदा बेट की बात छेड़ देता है, कहता है कि नया लड़का जीत गया। ग्वांगशिक पीछे से उसे थप्पड़ मारता है और चिल्लाता है कि क्या मरने का शौक है। वो कहता है कि ये सिचुएशन फेयर नहीं थी तो बेट काउंट नहीं होती, कोई चांस नहीं कि नया लड़का उससे तेज खत्म कर सकता है। ग्वांगशिक जोर देता है कि स्पेशल फायरआर्म्स ट्रेनिंग में हर सोल्जर को 2 मॉन्स्टर्स मारने होते हैं एंड पॉइंट तक पहुंचने से पहले, और उसने तो ये किया। उसके मुताबिक नए लड़के ने तो बस एक मारा तो जीत काउंट ही नहीं होती। वो लगातार कहता जाता है कि अगर उसे भी सिर्फ एक मॉन्स्टर मिलता तो वो बहुत तेज खत्म कर देता। वो डोंगजुन पर चिल्लाता है, पूछता है कि क्या ये साफ साफ बायस नहीं है, यहाँ तक कि उसे धमकी देता है कि जवाब दे। दोंगजुन रुकता है, साफ चिढ़ा हुआ, जबकि मिंजुन ये तमाशा देख रहा है। उसके लिए ग्वांगशिक बिल्कुल वर्स्ट है। असल में ये सब अनप्रेडिक्टेबल था और मिंजुन ने मॉन्स्टर को नंगे हाथों हराया। फिर भी वो इस जीत को पकड़े रहने या किसी के मुंह पर मारने का इरादा नहीं रखता था। वो तो बेट को भूलने वाला था। लेकिन अब ग्वांगशिक का ये बर्ताव देखकर वो दंग रह जाता है और घिन महसूस करता है। उसे समझ नहीं आता कि ये बंदा उस पर गुस्सा निकालने के बजाय प्राइवेट फर्स्ट क्लास डोंगजिन पर क्यों निकल रहा है। टेंशन बढ़ती है। तभी सार्जेंट ली सनहो बीच में आता है और सबको चुप कराता है। वो कॉर्पोरल ग्वांगशिक को शर्मिंदा होने को कहता है, बताता है कि नए लड़के ने सबसे बड़ा रिस्क लिया। सनहो समझाता है कि साइक्लॉप्स आमतौर पर शांत होते हैं, लेकिन एक बार बर्जर्क हो जाएं तो खतरे का लेवल अलग ही होता है। वो साफ करता है कि सबने देखा कि मिंजुन ने ग्वांगशिक से कहीं ज्यादा इंटेंस चीज फेस की। फिर वो उसे ताना मारता है कि जब सबको सच पता है तब भी वो रगड़ने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि सुनहो इसमें कूद पड़ेगा। ग्वांगशिक पलटकर कहता है कि क्या सुनहो बस अपने जूनियर्स के सामने शो ऑफ कर रहा है, लेकिन सुनहो फिर से उसे काट देता है, कहता है कि अभी वो खुद ही डिस्परेट लग रहा है। ग्वांगशिक इसे हल्का करने की कोशिश करता है, कहता है कि सुनहो उसे जूनियर्स के सामने शर्मिंदा करना बंद करे और कहता है कि वो तो बस मजाक कर रहा था। लेकिन सार्जेंट सुनहो पलटकर पूछता है कि क्या हर वो चीज जो उसके हिसाब से नहीं होती मजाक होती है। फिर वो एक स्मग लुक के साथ जोड़ता है कि मजेदार है कैसे एक रैंक ऊपर जाते ही वो सारे जिद्दी लोग जो पहले तुम्हें दबाते थे अचानक आज्ञाकारी बन जाते हैं। ये बात सीधा लगती है। ग्वांगशिक विजिबली शर्मिंदा हो जाता है, कोई जवाब नहीं दे पाता, जो मिंजुन को जरूर सेटिस्फाई करता है। जब कॉर्पोरल किम ग्वांगशिक वहां शर्म से खड़ा होता है, सार्जेंट सनहो पूछता है कि अब और कुछ कहना है। ग्वांगशिक नर्वस होकर बड़बड़ाता है कि कुछ नहीं। सुनहो बस सिर हिलाता है और कहता है, अच्छा है, ऐसे ही बेहतर है।